और गाइज मैं ये मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अभी तक कुल 120 चैप्टर आ चुके हैं। मैं गाइज आपको बता दूं कि इस मानवा को हो सकता है किसी एक्सप्लेनर ने 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियोस जिसमें उसने करीब 10 या 20 चैप्टर कवर कर दिया हो, पर मैं बता दूं कि इसमें 120 चैप्टर्स हैं और मैं इसे आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। तो अगर कोई कह रहा है ये कि इसको पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन कर दिया है या फिर इसे मत करो, तो प्लीज़ ये बात आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि मेरा ये फेवरेट मानवा है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो MC है वो इतना बड़ा शेडी रहता है, डीमन मॉन्स्टर रहता है कि आपको वो देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या 15 साल बीत चुके हैं? 15 साल पहले इन वुडोंग सेक्ट वालों ने मुझे एक्यूज्ड किया था, मुझे बहुत ज्यादा ही गलत चीजों के लिए मारा था, पीटा था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि मैं डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करता था। पर बस मेरा सब्र टूट चुका था और मैंने एक जंग छेड़ दिया इन सभी वुडोंग सेक्ट और जितने भी राइटर्स अलायंस सेक्ट वाले लोग हैं उन पर। और फिर वो जो जंग थी वो ग्रेट डार्क डिवाइन वार में बदल गई और तब से खूनों की बारिश होने लगी। हर जगह पे बस खून ही खून था और हर जगह पे जंग चल रही थी, पर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं इन वुडोंग सेक्ट वालों के सेक्ट को ही इस दुनिया से गायब करके रहूंगा। मैंने उनके हर एक सेंचुरी को जला दिया, उनके हर एक पेविलियन को जला दिया और उनके मार्शल आर्ट को भी जला दिया। उनके मैंने हर एक एल्डर को मार डाला, बस मैंने उनके सेक्ट मास्टर को छोड़ दिया और हर एक एल्डर को नहीं छोड़ा। और इसी तरह वक्त गुजरता गया, मैंने वुडोंग सेक्ट को खत्म कर दिया। पर फिर भी आज देखो मैं किस हालत में हूं। आज मैं मौत के मुंह में आ चुका हूं और बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। क्या इसे ही कहते हैं कि जब आपका मौत आ जाता है तो आपकी सारी यादें उस समय आपके आंखों के सामने चलती रहती हैं? इन सारी यादों को मैं याद कर रहा हूं। ये मेरे एल्डर्स, मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ इस डार्क सेक्ट को बनाया, वो लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर मेरा जो चहीता था, मेरा डिसाइपल जो कि मेरा फेवरेट था, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, फिर भी वो मेरा सबसे वफादार डिसाइपल था। वो कहाँ है? क्या वो मेरे लिए एक ऐसा मेडिसिन हर्ब खोजने गया है जो मुझे फिर से जवान बना सकता है? पर उस मूर्ख को नहीं पता कि ऐसा कोई मेडिकल हर्ब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो मूर्ख लड़का, काश वो मेरे सामने होता तो मैं आखिरी वक्त में उसे देख पाता। मेरी यही इच्छा है कि वो मेरे साथ हो। पर गाइस तभी हमारा हीरो इस मुरीम वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है कि ये मुरीम वर्ल्ड 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला डार्क लीजन्स, दूसरा मुरीम अलायंस और तीसरा मेरा डार्क सेक्ट। ये तीनों मिलकर मुरीम अलायंस बनते हैं और मैं इस डार्क सेक्ट का एक लौता सुप्रीम लीडर हुआ करता था। मेरा नाम हॉक्यून मुगोंग, हाँ यही मेरा नाम था। मैं बहुत ज्यादा ही इविल लोगों को पनिशमेंट देता था और जो मुझसे माफी मांगता था उस पर मैं मर्सी भी दिखाता था, पर मेरी मर्सी दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता था। इस वजह से वहां के जितने भी लोग हुआ करते थे, जो राइटर सेट के बंदे हुआ करते थे, वो मुझे बुरा कहते थे। कितने बड़े मूर्ख हैं वो लोग। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देता जो कि मेरे लिए काम करता हो या मेरी भलाई के लिए काम करता हो। पर फिर भी मैंने इस 40 साल के जंग के बाद हर जगह पे शांति कर ली और मैंने इस वुडोंग सेक्ट वालों से एक ट्रूस कर लिया कि अब मैं इन पे अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग मुरीम वर्ल्ड में सबसे निचले स्तर पे जा चुके थे। उनका सेक्ट लगभग तबाह हो चुका है। मैं अभी भी सोचता हूं कि क्या मेरे पास वो सारी चीजें हो सकती थी। मैं इस दुनिया की सारी औरतों के साथ रह सकता था, इस दुनिया के खजाने को अपने पास रख सकता था, पर मैंने ये सब नहीं किया। मैंने जिंदगी भर बस लड़ाई की, जंग की और मैं आखिर में यहाँ पर आकर इस बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, क्योंकि ये जो हेवनली मौत है ना, वो सबको आती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, यही प्रकृति का नियम है। पर फिर भी मैं अपनी जिंदगी को रिग्रेट करता हूँ। काश मैंने इतना ज्यादा अपने पैसों को खर्च किया होता कि मेरा मन न भरा होता। काश मैं सारी लड़कियों के साथ घूमा फिरा होता, उनके साथ मौज मस्ती किया होता, तो मुझे आज इस डेथ बेड पे कभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा होता। पर यार जब मैं सांसें लिया कर रहा हूँ तब मुझे तकलीफ हो रही है सांस लेने में। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब फाइनली मैं अब यहाँ पर मरने वाला हूँ। पर गाइस तभी वो अपने डिसाइपल्स की तरफ देखता है, उनके शिष्य की तरफ देखता है और सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरे अच्छे लॉयल डिसाइपल्स तो यहाँ पे हैं जो मेरी चिंता करते हैं। पर गाइस तभी हमारे ये जो हीरो होते हैं बुढ़े, उनके डिसाइपल्स कहते हैं अरे ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं है यार, जिंदगी भर ये जिंदा रहता था, अपने बॉडी का इसने इतना ख्याल रखा, इसकी वजह से ये मर नहीं रहा है, जल्दी मर जा बुढ़े, मर जा, क्या कर रहा है तू, जी कर यार। वहीं पे एक डिसाइपल आता है और कहता है तुम लोग चिंता मत करो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। मुझे इस मास्टर ने बहुत अच्छे पॉइजनस आर्ट सिखाए थे जिससे मैं तुरंत ही इनका वहीं पे काम तमाम कर दूंगा। और ये देखने के साथ ही हमारा ये जो हीरो मास्टर होता है वो सोचने लगता है क्या ये सब मेरे वफादार डिसाइपल्स हैं? ये मेरे डिसाइपल्स नहीं है, ये सब गद्दार हैं, गद्दार। मैंने इन सबको जीवन भर अच्छे से सिखाया, खाना खिलाया, अच्छे से रखा, फिर भी आज ये आखिरी समय में मेरे मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। पर तब ये डिसाइपल्स कहते हैं तुम्हें पता है यार इस मास्टर ने मुझे कितना ज्यादा तड़पाया है, जिंदगी भर इसने मुझे कितना ज्यादा दर्द दिया है। पर चलो अच्छा हुआ अगर इनका जो चौथा डिसाइपल चुन है ना, वो अगर यहाँ पे आ जाता तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाती। उसके पास इमोर्टल हर्ब अगर उसे मिल गया
तो ये मास्टर फिर से जिंदा हो जाएगा। पर मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि काश उसे इमॉर्टल हर्ब ना मिले और वो फिर से यहाँ पे ना आ पाए। देखो देखो बस थोड़ी देर बची हुई है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये देखते ही हमारे जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर इन सबसे कहते हैं, अरे बंदो तुम लोग मेरे मौत का तमाशा यहाँ पे बना रहे हो, मैं तुम लोग को कभी नहीं माफ करूंगा। तुम लोग मेरे ट्रू डिसाइपल्स नहीं हो, बस मेरा चुन ही एक जो मूर्ख डिसाइपल था वही मेरा असली डिसाइपल है। पर गाइस तभी ये सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं कि हमारा समय आ चुका है। हो चलो बस अब ये देखना है कि कौन यहाँ का अब सुप्रीम लीडर बनेगा। हम तीनों में से कोई तो बनेगा ही बनेगा। पर गाइस तभी ये जो मास्टर होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो ही रहे होते हैं कि वहां पे ग्रीम रीपर आ जाता है। तो गाइस अगर आपको ग्रीम रीपर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये मौत के दूत होते हैं जो इंसानों को 3 बार आवाज देते हैं और तीसरी बार आवाज देने पे ये तुम्हारी सोल को उठाकर नर्क लोक लेके चले जाएंगे। और ये जो ग्रीम रीपर होता है वो इसका पहला नाम बुला चुका होता है, हाक्योन मूगोंग। और गाइस ये सुनते ही ये जो हमारे मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इसने पहला नाम ले लिया, जैसे ये 3 बार मेरा नाम लेगा ये मेरे सोल को मेरे बॉडी से निकाल कर ले जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डिसाइपल्स भी मेरा साथ नहीं देंगे। अब चलो ठीक है, मैं अपने पास्ट के सारे जो जितने भी रेग्रेट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लेता हूं, उन्हें याद करके मैं उन्हें भुलाने की कोशिश करता हूं ताकि मौत के बाद मुझे कोई रेग्रेट ना हो। पर गाइस तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है, मास्टर। और गाइस ये बंदा चुन होता है जो हमारे ये मास्टर का चौथा डिसाइपल होता है। उसे देखकर मास्टर सोचने लगते हैं, अरे ये चुन मुक्योंग ये फाइनली यहाँ पे आ गया और ये जो फैंटेसी हर्ब इमॉर्टल हर्ब को खोजने गया था वो इसे नहीं मिला। चलो अच्छी बात है, आखिरी वक्त में मैं इसे देख तो सकता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट डिसाइपल हुआ करता था, मेरे फेवरेट डिसाइपल, तुम ही मेरे अच्छे डिसाइपल हो, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। पर गाइस तभी ये जो चुन मुक्योंग होता है वो कहता है, मास्टर देखिए मैंने इस इमॉर्टल हर्ब को ढूंढ लिया। ये देखने के गाइस साथ जितने भी डिसाइपल्स होते हैं और मास्टर भी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो चुके होते हैं। पर गाइस देखिए यहाँ पे इनके फेस का रिएक्शन देखिए, जहाँ पे जो डिसाइपल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही दुख के आश्चर्यचकित में है और जो हमारा मास्टर है वो बहुत ज्यादा ही खुशी के आश्चर्यचकित में है। वहीं पे ये चुन कहता है, मास्टर देखिए मैंने इमॉर्टल हर्ब को खोज लिया है, प्लीज इसे तुरंत खा लीजिए। वहीं पे मास्टर कहते हैं, अबे जल्दी डाल, मेरे मुंह में डाल, मेरे मुंह में डाल। पर गाइस वहीं पे जो ग्रीम रीपर होता है वो अपने दूसरी बार नाम को बुला चुका होता है कि संग्योंग मूगोंग। और गाइस 2 बार नाम बोल चुका होता है ये। वहीं पे ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, अबे इसके मुंह को कोई चुप करवाओ यार, जल्दी तुम मेरे मुंह में इसे डालो। और गाइस वहीं पे ये जो डिसाइपल होता है वो खड़े ही इस रूट्स को डाल देता है इमॉर्टल हर्ब को हमारे हीरो के मास्टर में। और वो कहते हैं, अबे यार मैं इसे चबाऊं कैसे, मेरे दांत ही काम नहीं करें। वहीं पे ये चुन कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज इसे जल्दी चबाइए, जल्दी चबाइए, आपको जिंदा रहना होगा, इस तरह आप नहीं मर सकते हैं। पर गाइस तभी मास्टर उसे चबा नहीं पाता है। ग्रिम रीपर भी अपना तीसरी बार आवाज बोलने जा रहा होता है, संक। और गाइस संक के बाद ही वो ये जो डिसाइपल होता है वो कहता है, रुकिए मैं आपको इसे गार के पिलाता हूं। और गाइस तुरंत ही ये जो डिसाइपल चुन होता है वो इस हर्ब को गारने लगता है और गारने के बाद उसके रस गिरने वाली होती है इसके मुंह में। पर गाइस ये रस पहुंच नहीं रहा होता इस मास्टर के मुंह में। और तभी वो अपने जीभ को आगे बढ़ाता है कि नहीं मुझे इसे कुछ भी करके पीना होगा, पी ले, एक बूंद पी ले, एक बूंद। पर वहीं पे जो डिसाइपल्स दूसरे होते हैं वो चुन मुक्योंग को रोक रहे होते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मास्टर वो नहीं पी सकते, हम इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। पर गाइस वहीं पे जद्दोजहद चल रही होती है, देखिए कितना फनी सीन है यहाँ पर गाइस तभी ये वहीं पे ग्रीम रीपर होता है वो मुक्योंग बोल चुका होता है और बस मुंह डोंग बोलना होता है उसको। और जैसे ही गाइस वो मुंह बोलने जाता है वैसे ही मास्टर इस हर्ब को पी लेता है। पर गाइस डोंग पूरा हो जाता है तब तक इसका पूरी 3 नाम ही पुकार चुका होता है ये ग्रीम रीपर। और गाइस इसी के साथ हमारे मास्टर का जो सोल होता है वो हमारे मास्टर की बॉडी से निकलकर बाहर जा रहा होता है। पर वहीं पे ये इमॉर्टल हर्ब काम कर जाता है और ये जो मास्टर की सोल होती है वो वापस से इसकी बॉडी में जाने लगती है और मास्टर कहते हैं, वाह ये इमॉर्टल हर्ब काम कर गया, जल्दी से मैं जिंदा हो जाऊं। पर गाइस तभी ये देखकर ये जो ग्रीम रीपर होता है वो इस सोल के यानी मास्टर के सोल के बालों को पकड़ लेता है और वापस से शरीर से खींचने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा नहीं होने दूंगा। पर गाइस तभी ये मास्टर कहते हैं, अबे मेरा बाल छोड़, मुझे दर्द हो रही है, मेरा बाल छोड़, जल्दी छोड़। और गाइस तभी ये ग्रीम रीपर बाल को छोड़ देता है और गाइस तुरंत ही इसकी सोल वापस से बॉडी में रिटर्न होने लगती है। और ये देखकर मास्टर ग्रीम रीपर को चिढ़ाता है, देखो मेरा बॉडी फिर से जिंदा होने वाला है, हे ग्रीम रीपर देखो मैंने तुम्हारा काट दिया है यहाँ पे, तुम मेरे सोल को वापस नहीं ले जा सकते हो, मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम रूलर हूँ, समझ गए ना, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकते हो, मैं अमर हूँ, अमर, समझ गए। पर गाइस ये देखकर ये जो ग्रीम रीपर होता है वो अपने एटीट्यूड में स्माइल करता है और ये देखे मास्टर कहते हैं, अबे स्माइल क्या कर रहा है वे, चल निकल यहाँ से, भाग भाग भाग। पर गाइस तभी ये क्या, जैसे ही मास्टर अपने बॉडी में जाते हैं वो अपने डार्क एनर्जी के साथ सोचने लगते हैं कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं इस डार्क सेक्ट का सुप्रीम रूलर हूं, मेरा नाम मुक्योंग मूगोंग है और मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और गाइस इसी के साथ ये सुप्रीम लीडर अपनी आंखें खोलता है और वो धीरे धीरे आंखें खोल के कह रहा होता है, ये आवाज ये बुड्ढों की आवाज है। पर क्या वो ग्रीम रीपर
चला गया। और ये टोपी, ये लोग मूडोंग सेक्ट का टोपी क्यों पहने हुए हैं? एक मिनट, मूडोंग सेक्ट? और गैस तुरंत ही वो अपने आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो मूडोंग सेक्ट के एल्डर्स जितने होते हैं उनके बीच में फंसा होता है। पर तभी मूडोंग के एक एल्डर कहते हैं, अरे देखो ये उड़ गया है। पर गैस तभी अगल बगल की जगह को देख के वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं कहां आ गया हूं, ये सब तो मूडोंग के मास्टर हैं। क्या उस ग्रीम रीपर ने सच में मेरे सोल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया, जहां पे मैंने इन सारे मूडोंग एल्डर्स को मारा था, वहीं पे मेरा भी सोल आ चुका है? पर तभी ये एल्डर्स कहते हैं, अरे वाह, इस बच्चे की किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है, हमने फाइनली इसे बचा लिया उस मौत के मुंह से। पर तभी गाइस हमारा हीरो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो एकदम भी हिल नहीं पाता। ये देख के एक मास्टर कहते हैं, एल्डर कहते हैं कि अरे बच्चे हाथ मत हिलाओ, तुम्हें पता है तुम अपने मास्टर के लिए एक मेडिकल हर्ब खोजने के लिए गए थे, पर तुम एक पहाड़ से गिर जाने के बाद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिस पर मास्टर खुद गए और तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसीलिए ज्यादा हिलो डोलो मत, तुम अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो। ये सुनते ही गाइस हमारे हीरो के माइंड में बहुत सारी मेमोरीज आने लगती हैं, जहाँ पे इस बॉडी की ये मेमोरी होती है, जहाँ पे वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ही अनाथ और गरीब बच्चा हुआ करता था, पर मूडोंग सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर एक एल्डर हुआ करते थे, वो उन्होंने हमारे हीरो को बचाया, उसके बाद उसे बड़ा किया और बहुत ज्यादा ही स्नेह दिया, प्रेम दिया। और उसके बाद जो डार्क सुप्रीम यानी मैं था, मेरे से हारने के बाद जब मूडोंग सेक्ट का पूरी तरह से तबाही हो गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो हिल भी डुल भी नहीं पा रहे थे और इनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसकी वजह से ये जो इस बॉडी का ओनर था वो मेडिकल हर्ब के लिए पहाड़ों में जाने लगा। और तभी एक पहाड़ से गिरने के बाद ये बहुत ज्यादा ही जख्मी हो चुका था और इसी से इसकी मौत हो गई। तो क्या अब मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। पर गाइस तभी अचानक से हमारे हीरो के हिलने से उसकी पूरी बॉडी में एक अलग से ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये देखने के साथ ही सारे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, हे लड़के हिलो मत, हमें जल्दी ही इसका इलाज करना होगा, ये मरने वाला है, जल्दी इलाज करो। और गाइस सभी जो एल्डर्स होते हैं वो अपने होली क्यूआई का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ही हमारे हीरो की बॉडी में डालने लगते हैं। और गाइस सभी ही होली क्यूआई को हमारे हीरो के अंदर डाल रहे होते हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है, अबे मैं डार्क आर्ट इस्तेमाल करता हूं, तुम लोग मेरे अंदर होली क्यूआई डाल रहे हो, ये बॉडी फट जाएगी। पर गाइस तभी ये सारी होली क्यूआई हमारे हीरो के अंदर जा चुकी होती है और सभी जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, अरे वाह, इस लड़के की बॉडी कमाल की हो गई है यार, इसने हमारे जितने भी मास्टर्स हैं उन सभी के होली क्यूआई को अपने डांटियान में एब्जॉर्ब कर लिया और इसकी डांटियान अब खुल चुकी है, अब ये भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकता है। हमने इसके अंदर अपनी कॉस्मिक आर्ट को डाल दी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन गया है। अब म्यूकजिन, तुम्हारा ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा ही कमाल का बन गया है। तो इस पे ये जो मास्टर होते हैं म्यूकजिन, जो हमारे हीरो के मास्टर होते हैं, वो थैंक यू बोलते हैं सभी को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे स्टूडेंट को बचा लिया। तो इस पे गाइस ये जो मूडोंग सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, देखो म्यूकजिन, हम बहुत दिनों से ये बात सोच रहे थे कि क्यों नहीं इस लड़के को तुम्हारा डिसाइपल बना दे, वो भी डायरेक्ट डिसाइपल। इस पे दूसरे एल्डर कहते हैं, हाँ यार क्यों नहीं, ये अब हमारे कॉस्मिक आर्ट को और होली पावर को भी पोजेस करता है और वुडेंग सेट की यही तो क्वालिटी है, तो क्यों ना हम इसे अपने स्टूडेंट के रूप में रख लें। और म्यूकजिन, ये तुम्हारा पहला स्टूडेंट होगा जो कि तुम्हारा डायरेक्ट डिसाइपल होगा। इस लड़की की किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है और इसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से हो सकता है कि हमारे मूडोंग सेक्ट में भी अच्छी किस्मत की बारिश कर दे। तो बताओ म्यूकजिन, क्या तुम इसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करते हो? तो इस पे म्यूकजिन कहता है, ये मुझे पहली बार मिला था जब ये बहुत ज्यादा ही छोटा था और ये मेरे साथ तब से है, मेरी हेल्थ को लेके हमेशा ही परेशान रहता है और मैं भी सोच ही रहा था कि इसे मैं अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लूं, पर इसके अंदर कोई पावर्स नहीं थी और मैं भी बहुत ज्यादा ही वीक होते जा रहा हूं। पर अब मैं कसम खा रहा हूं कि मैं इस बच्चे को अच्छे से बड़ा करूंगा और एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट बना के रहूंगा। ये सुनते एल्डर्स कहते हैं, अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और तभी ये जो म्यूकजिन मास्टर होते हैं वो पूछते हैं, एल्डर्स मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस लड़के को अपना डिसाइपल बना सकूं, मैं आपके बिना परमिशन के इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता हूं। इस पे सारे एल्डर्स कहते हैं, ठीक है बना लो, मेरा हाथ तुम पर है। और गाइस तभी सारे एल्डर्स कहते हैं कि तुमने इसका नाम क्या सोचा है, इसका एक मूडोंग नाम तो होना ही चाहिए। इस पे गाइस ये मास्टर कहता है, मैंने सोचा है इसका पहला नाम जिन होगा और इसका दूसरा नाम मू होगा जो मेरे नाम पर है, और इसलिए गाइस इसका नाम जो होता है यानी हमारे हीरो का नामकरण यहाँ पर जिन मू के नाम से हुआ होता है। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो इन सबको गरियाने लगता है और सोचता है, अबे तुम लोग को और कुछ नाम नहीं मिला, ये कितना घटिया नाम है और ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मास्टर, उसके बाद सुप्रीम डिसाइपल, उसके बाद सेकंड क्लास डिसाइपल, इस चीज को किसने बनाया यार, ये बकवास है। पर गाइस तभी सारे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, ये बच्चे के अंदर हमने क्यूआई डाल के इसकी जान तो बचा ली, पर इसका जो बॉडी है वो अभी भी बहुत ज्यादा ही टूटा है, इसके सारे अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं, तो चलो उसको भी तो ठीक करना है। और गाइस सभी तुरंत ही अपने हाथ को बैंड कर लेते हैं और तुरंत ही मंत्र पढ़ने लगते हैं कि हे देवता, इस बॉडी के अंदर से सारे डीमंस को दूर करिए, इस बॉडी को रिकवर करिए, हे देवता हमारी प्रार्थना सुनिए, जल्दी से इस बॉडी को रिकवर करिए, हम आपके शरण में हैं, कृपा करिए देवता, कृपा करिए। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो सोचता है, अबे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को इस समय एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए
और मेरी बॉडी को ठीक करना चाहिए। तुम लोग को मेडिकल आर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम लोग यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हो, अबे मंत्र पढ़ोगे तो मैं मर जाऊंगा यार। जल्दी से ये इनकार्नेशन बंद करो। मैं एक डार्क एविल हूं और तुम लोग मेरे पे भगवान का ग्रेस बरसा रहे हो। पगला गए हो क्या? मैं मर जाऊंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने बारे में बताने लगता है कि एक टाइम ऐसा आया करता था जब मैं पूरे मुरीम पर राज करता था। डार्क लीजन, ये मुरीम अलायंस और जो मेरा डार्क सेक्ट हुआ करता था उसका मैं सुप्रीम लीडर हुआ करता था। ये सारी मुरीम अलायंस मेरे अंगूठे पर हुआ करती थी। मैं जब चाहूं इन्हें दबा सकता था। पर अब मैं यहाँ का एक डिसाइपल बन चुका हूं, एक बुढ़े का डिसाइपल। मेरा नाम जिन्मू रखा गया है। पगला गए हैं सब यार। पर चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने डार्क आर्ट्स को सीख सकता था। पर जब से इन्होंने कॉस्मिक आर्ट होली क्यूआई को मेरे अंदर डाला है तब से मैं अपने डार्क आर्ट्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूं। ये सारे जो कॉस्मिक होली क्यूआई है ना, ये मेरे डार्क पावर को गायब कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बुरा जानते हो क्या है इस समय? वो ये है कि मैं इस मास्टर की बातों को कभी भी ठुकरा नहीं पा रहा हूं। और जैसे ही ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो हमारे हीरो को बुलाते हैं, जिन्मू मेरी बात सुनना। तो इस पे गाइस हमारा हीरो एकदम हंस के मुस्कुराते हुए एकदम ब्राइट फेस के साथ मास्टर से कहता है, हाँ मास्टर बोलिए, क्या हुआ मास्टर, आपकी बताइए मैं क्या कर सकता हूं। और गाइस यही हमारे जिन्मू की मेमोरीज की वजह से हो रहा होता है। जो इसके पिछली बॉडी का ओनर रहता है वो अपने मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और प्यार करता है इनसे। इसी की वजह से जो सुप्रीम लीडर है, जो कि डार्क आर्ट्स के पावर मास्टर है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तभी गाइस ये जो हमारा हीरो होता है वो इस म्यूजिन के बारे में बताता है कि मुझे इस बंदे का फेस याद है। जब मैं पिछली बार इस मोडोंग सेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए गया था तो मैंने इनके 3 पिविलियन 3 सेंचुरीज को तबाह कर दिया था। पर एक पर्पल पिविलियन को बचाने के लिए ये जो म्यूजिन था उसने अपने स्वॉर्ड से ही मुझे आक्रमण कर दिया। मेरे लिए ये अच्छे से फाइट कर रहा था पर मैंने फिर भी इसे हरा दिया और पर्पल सेंचुरी को छोड़ दिया कि जाने दो, अब मैं और कत्लेआम नहीं चाहता हूं इस मोडेम सेट के साथ। पर मैं अब सोच रहा हूं कि मैंने एक गलती कर दी, मुझे पूरे के पूरे मोडेम सेट को ही गायब कर देना चाहिए था इस दुनिया से। देखो अगर मैंने गायब कर दिया होता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता, मुझे इसकी बात नहीं माननी पड़ती। इसे देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक मंकी किंग हूं और ये मेरा हेवनली बुद्धा है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो गाइस आपको अगर द जर्नी ऑफ द वेस्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि जर्नी ऑफ द वेस्ट में ये होता है कि एक मंकी किंग होता है जिसके ऊपर बुद्धा ने एक बैंड बांध दिया होता है उसके सर पे। और वो मंकी किंग जो होता है वो एक बुद्धा के शिष्य की बातें मानता रहता है, उसको कभी भी वो मना नहीं कर सकता। और वैसा ही हमारा हीरो यहाँ पे कर रहा है। पर गाइस तभी वही मास्टर कह रहे होते हैं कि चलो लंच करते हैं। हमारा हीरो जिन्मू कहता है, यस मास्टर मैं अभी आपके लिए कुछ बनाता हूँ। और वहीं पे ये गुस्साते हुए सोच रहा होता है, काश मैंने इसे मार दिया होता तो आज मुझे ये सब एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने मास्टर के लिए म्यूंग जिन के लिए लंच बनाने के लिए किचन में जाता है और वहां पे कह रहा होता है, मैं एक सुप्रीम लूरर जिसका नाम मोंगयोंग वुगोंग है, वो आज खाना बना रहा है, सब्जियां काट रहा है और खाने को टेस्ट करके मास्टर को खुश करने के लिए अच्छा खाना बना रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हद है यार, हद है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कब इस नर्क से निकलूंगा? भगवान, सॉरी डीमन लॉर्ड, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। सीन शिफ्ट होता है गाइस जहां पे हमारा हीरो जिन्मू प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्वॉर्ड की और इस ट्रेनिंग को करवा रहे होते हैं उसके मास्टर म्यूंग जिन। और तुरंत ही वो उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं जहां पे हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते अपने स्वॉर्ड में क्यूआई को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही उससे वो अपने आंखें खोलता है जिससे कि पूरी की पूरी क्यूआई उसके स्वॉर्ड में आ जाती है। ये देख के मास्टर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि अरे तुमने इतनी जल्दी स्वॉर्ड एनर्जी को बना लिया। तुम्हें पता भी है स्वॉर्ड एनर्जी को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, पर तुमने मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग में ही इस स्वॉर्ड एनर्जी को बना लिया। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मेरे डिसाइपल। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, मास्टर आप एक बात भूल रहे हैं कि आपने मुझे ट्रेनिंग तक नहीं दी है, आपने बस मुझे मुंह से बताया था कि क्या क्या करना है और मैंने देखिए सारी चीजें खुद हासिल कर ली। और गाइस तभी हमारा हीरो बताता है कि 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाद मैंने अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर कर लिया और ये जो म्यूंगजिन मेरा जो मास्टर है वो मेरे को वर्बल ट्रेनिंग्स दे रहा है और इस मुडंग सेक्ट के सारे विधि विधानों को बता रहा है कि कैसे यहाँ पर सारी चीजें चलती हैं। पर सोचो ये कितनी ज्यादा विचित्र बात है, मैं जो कि मुरीम का एक सुप्रीम लीडर हुआ करता था वो आज बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है सारी चीजें। ये बेवकूफ बॉडी और इसका प्रीवियस ओनर की मेमोरीज ये मुझे इस मास्टर के जो हुक्म है उन्हें मानने से इनकार नहीं करवा पा रही है। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो मास्टर को चाय फूक फूक के दे रहा होता है कि पी लीजिए। पर वहीं पे मास्टर म्यूजिन कहते हैं, जिन्मू ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सब तुम्हारे होली पावर की वजह से हो रहा है जो मास्टर्स ने तुम्हारे अंदर डाली हुई है? क्या उससे तुम इतने अच्छे से सारे मार्शल आर्ट को कर पा रहे हो या फिर तुम पहले से ही बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हुआ करते थे और मेरे को इसके बारे में पता नहीं था? नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम उतने भी टैलेंटेड नहीं थे। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो ये सुनते ही सोचने लगता है कि मास्टर आपको शायद पता ना हो, मेरी बॉडी तो अभी नए लड़के की है पर मेरी जो आत्मा है वो डार्क अलायंस के सुप्रीम लीडर की है और मेरी जो एनलाइटमेंट है ना वो मेरी बॉडी से काफी ज्यादा है। मैं सारी चीजों को अच्छे से सीख सकता हूं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मुडोंग सेक्ट का जितना भी मार्शल आर्ट है ना वो
वो सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। मुझे इसके फॉर्मेशंस को सीखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। इसके फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा ही बैलेंस्ड हैं और इनको सीखकर आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और सुप्रीम पीक तक आराम से पहुंच सकते हैं। पर वहीं पे जो डिवाइन आर्ट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा ही बर्जर्क और अनबैलेंस्ड हुआ करते थे। अगर उन्हें संभाल के कोई नहीं सीखता है तो वो मारा जाएगा। सच में ये वुडांग सेक्ट की जो प्रेस्टीज है, जो रेपुटेशन है, वो सच में कमाल की है। पर मैं इस जीवन में भी बहुत ज़्यादा ही हार्ड मेहनत कर रहा हूँ। पर मेरी पिछली लाइफ में, यानी जब मैं सुप्रीम लीडर हुआ करता था, तो मैं पूरी जिंदगी भर बस ट्रेनिंग ही करके गुजारा करता था। पर इस बार मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होगी। और गाइस तभी हमारा हीरो ट्रेनिंग करते करते 1 साल बिता देता है और फाइनली वो अपने स्वॉर्ड्स को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है, जहां पे वो 3 लगातार क्यूआई वाले स्वॉर्ड को दे मारता है, जिससे कि जो सामने वाला पेड़ होता है उस पे काफी खतरनाक स्क्रैचेस आ जाती हैं। वहीं पे हमारा हीरो कहता है फाइनली मैं प्लाज्मा स्टेज पे पहुंच चुका हूं। मुझे मुडोंग सेक्ट में बस ये इज्जत का लेन देन के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ की टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है, ये सबसे ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सक रहा हूँ। ये कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा ही हार्ड है मेरे लिए और ये कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही समय भी ले रही हैं। मैंने इस प्लाज्मा टेक्निक को मात्र 1 साल में ही सीख लिया। कोई भी मुडोंग सेक्ट का एल्डर मुझे ये करते हुए देखेगा तो वो सच में आश्चर्यचकित हो जाएगा। पर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा ही स्लो है, ये बहुत ज्यादा ही स्लो है। इतने देर में तो मैं बहुत ज्यादा ही टेक्निक को मास्टर कर चुका होता। ये मेरे अंदर जो होली क्यूआई है और ये जो मुडोंग सेक्ट के सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं वो मेरे अंदर के डार्क आर्ट को कल्टीवेट होने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत दे रही हैं। ये बढ़ ही नहीं रही हैं इसकी वजह से। और अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ऐसा होगा कि हवन में मैं घी डालने का काम कर रहा हूं और ये जो हवन होगी और तेजी से बढ़ जाएगी, आग लग जाएगी मेरे बॉडी में। मैं इसे नहीं कर सकता हूं। मुझे पेशेंटली ही, यानी मुझे धैर्य से इन सारे टेक्निक्स को सीखना होगा और अपने डार्क आर्ट्स को भी बनाए रखना होगा। पर मैंने एक लड़के से कुछ दिन पहले सुना था कि अगर मैं वुडोंग सेक्ट के किसी मास्टर का डिसाइपल बन जाता हूं तो मेरी समस्या का हल हो सकता है। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने कुछ दिन पहले के सीन को सोचने लगता है जहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी एक जो कैरिज बंदा होता है जो हर सामान को इधर से उधर लेकर जाता है, वो वहां आता है और कहता है, ए लड़के, तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हो, क्या तुम भी मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो क्या? ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे ये फिर आ गया, ये मोटा सा दिखने वाला, ये जो मेरी बेइज्जती करता रहता है, टट्टी जैसा दिखने वाला इंसान, ये मेरा यहाँ पे आके बार बार बेइज्जती करता है, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी ये व्यक्ति कहता है, देखो अगर तुम यहाँ के जो मुडोंग सेक्ट के मास्टर है ना उनके डिसाइपल बन गए तो सोच भी नहीं सकते तुम्हारे पास क्या क्या आ जाएगा। तुम ग्रैंड मास्टर से ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बाद आगे चल के तुम यहाँ के सेक्ट मास्टर भी बन सकते हो क्योंकि तुम उसी लाइन में होगे। और जानते हो जो मेरे अंकल्स हैं यानी यहाँ के जो डिसाइपल्स हैं ना वो भी इसी के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये सुनते ही हमारे सोचने लगता है कौन उस बुड्ढों के जगह पे जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए, वो खुद तो सीख नहीं पाते, मुझे क्या सिखाएंगे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। पर गाइस तभी ये बंदा कहता है कि देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम मास्टर के डिसाइपल बन गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी जो कि किसी को सीखने के लिए नहीं मिलती है। अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट और उसके बाद तुम्हें लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक भी सीखने को मिलेगी। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, क्या कहा तुमने, क्या कहा? लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक। और गाइस तभी हमारा हीरो इस लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक के बारे में बताने लगता है। ये जो लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक है ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट टेक्निक है जो आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हो। ये आपको यह मौका देती है कि आप 2 अलग अलग मार्शल आर्ट के क्यूआई को एक दूसरे से ही कंबाइन कर सकते हो और एक मार्शल आर्ट बना सकते हो। और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि आज तक इसे कोई नहीं सीख पाया। मुडोंग सेक्ट में मैं जानता था कि ये अवेलेबल है, इसे सिखाया जाता है, पर किसी ने भी मुडोंग सेक्ट में भी आज तक नहीं सीखा है क्योंकि कभी भी किसी के पास 2 क्यूआई आई ही नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक क्यूआई को, एक पावर को लेके चलता है, हमेशा 2 को नहीं चलता। पर मैं अलग हूं। मेरी पिछली जिंदगी में मैं डिवाइन डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल किया करता था और अगर मैं अपनी इस जिंदगी में होली क्यूआई का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास 2 टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने डार्क हीलिंग एबिलिटी को यूज करूं तो फिर मुझे इस होली क्यूआई के साइड इफेक्ट्स की चिंता करने का जरूरत ही नहीं होगा क्योंकि फिर मैं अपने डार्क हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हूं और साथ साथ में मैं होली क्यूआई को भी पोजेस कर सकता हूं। और तभी हमारा हीरो कहता है, क्या तुम श्योर हो अगर हम मास्टर्स के डिसाइपल बन जाते हैं तो हमें ये कॉम्बिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा? इस पे ये बंदा कहता है, हाँ सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बस मैं जिन्मू नहीं जानता हूं इसके बारे में, मेरे को इसके बारे में मास्टर से पूछना चाहिए था। पर गाइस हमारे हीरो के रिएक्शन को देख के ये बंदा कहता है कि अगर तुम अपने इस टेक्निक को बढ़ाने का सोच रहे हो और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। तुम्हें पता भी है बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के जो डिसाइपल हैं वो इसके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पावर लगा रहे हैं और तुम तो फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल भी नहीं हो और तुम जिस जगह पे हो ना वो भी बहुत ज्यादा ही लो लेवल की जगह है। तुम्हारे मास्टर भी अभी उतने खास मास्टर नहीं बने हैं, समझ गए ना, इसलिए तुम उसमें कभी भी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले पाओगे। इस पे हमारा हीरो कहता है, वो कंपटीशन, वो बेकार सा कंपटीशन, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जीत सकता, मैं जो कि सुप्रीम
सुप्रीम लीडर हूँ। पागल बच्चे, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं सभी को हरा दूंगा। फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स, अब तुम देखना जो मैं तुम सब पे कहर बरपाऊंगा ना, और उसके बाद जो मैं अपने ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बन जाऊंगा, तुम लोग को मैं हरा दूंगा, फेल कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे, तुम लोग की आंखें बाहर आ जाएंगी। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पर चलो फिलहाल के लिए मैं अपनी स्किल्स को तो बढ़ा सकता हूं, पर मुझे यह सोचना होगा कि मैं इस नर्क से कैसे निकलूं। और गाइस तभी उसका आइडिया हमारा हीरो निकालता है, जो कि होती है कुकुड़ुकू चिकन। और गाइस यही एक तरीका होता है जिससे हमारा हीरो इस नर्क से यानी इस मुडोंग सेक्ट से बाहर की दुनिया में जा सकता है। और गाइस कैसे जा सकता है इसी के बारे में हमारा हीरो बताता है कि ये जो हमारे हीरो का मास्टर है ना, ये जब फर्स्ट सुप्रीम लीडर से लड़ाई किया था तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। पता नहीं कैसे जिंदा है इस समय। पर मेरे बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था वो इस मास्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, पर अब यहां से मैं अगर जाना चाहता हूं तो बार बार मास्टर की यादें याद आती हैं मुझे, और मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता हूं। तो अगर मैं इन्हें अच्छा कर देता हूं, ठीक कर देता हूं, तो फिर मैं यहां से आराम से निकल सकता हूं। मेरे मास्टर की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए इनको रिकवर करने के लिए मीट की जरूरत है। एक पेशेंट को मीट की जरूरत होती है ताकि उन्हें प्रोटीन मिल सके। पर ये साले मुडोंग सेक्ट वाले, ये न खुद तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं और दूसरों को भी मुर्गा छूने नहीं देते हैं। ये सब सोचते हैं कि मेरा मास्टर जो कि इतना ज्यादा तबीयत उसका खराब है, वो खरगोश के खाने को यानी गाजर मूली खा के ठीक हो सकता है। नहीं, मुडोंग सेक्ट वालों, उसको मीट खाना जरूरी है। और गाइस तभी हमारा हीरो मास्टर की कंडीशन को देखता है और वो सोचता है कि मास्टर की कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा ही सही हो गई है, प्रोटीन की ही जरूरत थी मास्टर को। पर ये मुडोंग सेक्ट वालों की वजह से मैं मास्टर को कैसे कैसे करके मैं अपने मास्टर को एक बाइट चिकन खाने के लिए मनाया था। उसके बाद डेली मास्टर को मैं चिकन देने लगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं। अब मैं बाहर जाके आराम से ट्रेनिंग कर सकता हूं और मास्टर की चिंता छोड़ सकता हूं। वहीं पे मास्टर कहते हैं कि जिन्मू जाओ, बाहर जाओ और आराम से ट्रेनिंग करो, मेरे बारे में चिंता मत करना। और गाइस तभी हमारा हीरो बाहर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और सोचता है मैं मास्टर को नहीं बता सकता हूं कि मेरा प्लान क्या है। अगर मेरे मास्टर ने मुझसे पूछा कि मेरा प्लान क्या है तो मैं तुरंत ही सब कुछ उन्हें बड़बड़ा के बोल दूंगा। इस मेमोरीज की वजह से, इस पिछले बॉडी के ओनर की वजह से मैं सब कुछ बोल दूंगा, इसलिए मास्टर से जितना हो सके मुझे दूर रहना होगा। और गाइस हमारा हीरो ये कहते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है जहां पे वो उड़ते हुए पत्तों को अपने तलवार से ही काट देता है। और तभी वो सोचता है छोड़ो जाने दो जो भी हो, अगर मैं एक बार बस मास्टर्स का डिसाइपल बन जाऊं, उसके बाद अगर मेरे मास्टर रिकवरी कर लेते हैं और मैं लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक को सीख सकता हूं, तो उसके बाद मैं आराम से इस पूरी दुनिया को घूम सकता हूं। पर गाइस तभी पीछे से आवाज आती है कि हेलो एक्सक्यूज मी। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो तुरंत ही अपने तलवार को इस मोटे की गर्दन पर रख देता है और तभी ये मोटा डर जाता है। हमारा हीरो ये देख के बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो चुका होता है और सोचता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक व्यक्ति के गर्दन पे अपनी तलवार को रख दी। और तभी गाइस हमारा हीरो तलवार को पीछे हटाता है और तभी ये जो मोटा व्यक्ति होता है वो कहता है अरे क्या आप मेरे अंकल मास्टर हो, आपका नाम जिन्मू है ना, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अबे ये तो मोटा फिद्दा लग रहा है, ये मेरे को एक व्यक्ति की याद दिलाता है, मेरा चौथा डिसाइपल, वो भी बहुत ज्यादा ही मोटा और क्यूट हुआ करता था, पर इसे देख के मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वहीं पे ये बंदा कहता है मास्टर देखिए ना चाचा जी, मैं आपके लिए बहुत सारे फूड्स लेके आया हूँ, खाने लेके आया हूँ, पत्ता गोभी लेके आया हूँ। हमारा हीरो कहता है क्या तुम सुअर नहीं लाए? इस पे ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है क्या 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 कहा आपने? तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। पर वहीं पे हमारा हीरो इस मोटे को देख के सोचने लगता है कि अरे ये इतना ज्यादा मोटा कैसे हो रहा है, क्या ये अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर रहा है? पर छोड़ो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर वो जो पिछली बार डिलीवरी बॉय था जो मेरे लिए खाने लेके आता था वो अब चेंज हो चुका है, वो मेरी बहुत ज्यादा ही बेइज्जती किया करता था। पर छोड़ो जाने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, डिलीवरी बॉय चेंज होता है या ना होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो छोड़ो अपने प्रैक्टिस को करते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। पर तभी ये जो मोटा चोनू इसका नाम होता है वो कहता है अरे वाह वाह सर जी वाह, अंकल आप क्या कमाल की ट्रेनिंग कर रहे हो। हमारा हीरो इसे इग्नोर करते हुए फिर ट्रेनिंग करता है। तभी ये कहता है ओह कमाल की बात है, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। पर गाइस ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए सोच रहा होता है अरे यार ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मेरी ट्रेनिंग को भंग कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है हे लड़के, अगर तुम वुनहा श्राइन के एक डिसाइपल हो तो वहां पे जाकर ट्रेनिंग करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इस पे डिसाइपल कहता है अरे मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, पर मेरे पास कोई ट्रेनिंग करने के लिए आज है ही नहीं, आज मेरी छुट्टी है। इस पे हमारा हीरो सोचने लगता है अबे छुट्टी है तुम्हारी तो मेरा ट्रेनिंग क्यों खराब कर रहे हो, भागो यहाँ से। पर गाइस तभी ये मोटा चोंगू कहता है अंकल मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग कर सकता हूँ? ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे जब डिसाइपल्स की छुट्टी होती है तो वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं ना, इस लड़के के साथ क्या परेशानी है? और गाइस तभी हमारा हीरो बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारा हीरो पूछता है ये बताओ जहाँ के तुम श्राइन के डिसाइपल हो वहां पे तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा? इस पे ये मोटा कहता है नहीं। तो इस पे हमारा हीरो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ घूमने फिरने जा सको? इस पे मोटा कहता है नहीं, सभी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी वो एक और सवाल पूछता है ये बताओ बच्चे जब तुम दूसरे डिसाइपल्स के पास जाते हो क्या वो भाग जाते हैं? तो इस पे ये कहता है हाँ वो सब भाग जाते हैं, पर ये बात आपको कैसे पता?
तो इस पे हमारे हीरो पूछता है ये बताओ क्या तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। तो इस पे मोटा कहता है नहीं, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं और मुझे सब परेशान नहीं करना चाहते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो पूछता है एक बात बताओ, तुमसे पहले जो डिलीवरी डिसाइपल था क्या उसने खुद तुमसे पूछा डिलीवरी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो इस पे मोटा कहता है हाँ, मेरे को उसने खुद पूछा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बिजी था। और तभी ये हमारा हीरो कहता है कि जब भी तुम किसी से बात करते हो या फिर कुछ बोलते हो तो सभी तुम्हें देखकर हंसते हैं। तो इस पे ये मोटा कहता है हाँ, सभी देख के मुझे हंसते हैं, लगता है मेरा फेस ही ऐसा है फनी वाला जिससे कि सब देख के मेरे को हंसते हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार, तुम्हें पता नहीं तुम कितने बड़े मूर्ख लड़के हो, तुम्हारा सब इस्तेमाल करते हैं और तुम पे हंसते भी हैं और तुम एक नंबर की स्टूपिड भी हो। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे एक पर्सन की याद आती है और वो चुन मूंग है जो कि मेरा चौथा डिसाइपल हुआ करता था। वो मेरा सबसे प्रिय डिसाइपल था और वो मूर्ख था, वो भी तुम्हारी तरह ही था, पर वो सबसे लॉयल था मेरे से। यहाँ पर रिकार्नेशन होने के बाद मैं बस उसी को डार्क एलायंस में मिस करता हूँ और किसी को भी नहीं। और गाइस तभी हमारे हीरो सोचने के साथ ही कहता है ठीक है तुम ट्रेनिंग कर सकते हो मेरे साथ, पर थोड़े दूर पे करना, ठीक है ना। ये सुनते ही मोटा चनून कहता है ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच। और गाइस तभी हमारे लिए सोचता है चलो ठीक है, जब तक ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा ये मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकता है। और गाइस तभी ये मोटा प्रैक्टिस करने लगता है, जहां पे हमारे लोग देख के इसे सोच रहा होता है कि मुझे भी देखना है कि आखिर सेकंड जनरेशन के जो डिसाइपल्स हैं वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं। और गाइस तभी ये जो मोटा होता है वो अपने 7 स्टेप्स ट्रेनिंग को करने लगता है, जहां पे वो 7 टेक्निक्स दिखाता है हमारे हीरो को, जिसमें मुक्का चलाना, लात चलाना, किक मारना और पंचेस मारना होता है। ये देख के हमारा हीरो सोचता है वाह, इसका फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है, इसने 7 स्टार टेक्निक्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। मैंने सोचा था कि ये अगर मोटा है तो बहुत ज्यादा ही सुस्त होगा और बहुत ज्यादा ही लेजी पर्सन होगा, पर ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है। पर गाइस तभी हमारे हीरो उसके एक्शंस को देख के सोच रहा होता है कि इसको पता नहीं है अभी कि इसकी जो स्किल्स हैं वो इससे मैच नहीं कर रही हैं, इसकी बॉडी से मैच नहीं कर रही हैं। इसकी स्किल जो अपने बॉडी से परफॉर्म कर रहा है ना वो बहुत ज्यादा ही हैवी है और स्लो है, पर इसकी स्किल्स को उसी के हिसाब से होना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किस मास्टर ने इसे ये सारी टेक्निक सिखाई है, वो जरूरी बहुत बड़ा मूर्ख इंसान होगा, पर मैं इस बंदे को इस तरह से बेकार की ट्रेनिंग करते हुए नहीं देख सकता हूं। मुझे इससे कोई मतलब तो नहीं है, पर फिर भी मैं इसे नहीं देख सकता हूं ऐसी बेकार ट्रेनिंग करते हुए। और गाइस तभी हमारा हीरो इस मोटे के पास जाता है और अपने स्वॉर्ड से इसके सर पे दे मारता है और कहता है अपने हाथों को और फैलाओ, इस तरह अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। तुम मेरी बातें समझ रहे हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा ही मोटे हो, एक पतले इंसान नहीं हो, और जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना ये पतले इंसानों के लिए है, पर तुम्हारी जो बॉडी का एरिया है इससे तुम किसी को भी हरा नहीं पाओगे। तुम्हारी बॉडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए और तुम्हारे जो अटैक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ भी रहे हो मेरी बात। पर गाइस वहीं पे ये जो मोटा होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज खड़ा होता है कि आखिर अंकल बोल क्या रहे हैं। वहीं पे हमारे कहता है अरे यार, तुम्हारी हालत देख के मैं बहुत ज्यादा ही पागल हो रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैंने इसे अगर इसी तरह छोड़ दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी हमारा हीरो इसके कानों को पकड़ के घींचते हुए ले जा रहा होता है और कहता है बस बहुत हुआ गया, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि आखिर ट्रेनिंग कैसे करते हैं। वहीं पे मोटा कहता है अंकल अंकल ये दर्द कर रहा है, छोड़ दीजिए। और गाइस तभी हमारा हीरो इस चोनग्यून के सारे टेक्निक्स को बताने लगता है, उसके स्टाइल को सही करता है, उसके बॉडी फॉर्मेशन को भी ठीक करता है। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो अपनी टेक्निक्स, ये जो 7 स्टार टेक्निक्स हैं वो दिखाओ मुझे। और गाइस तभी ये जो दोनों के बीच में एक स्पार स्टार्ट हो जाती है, जहां पे हमारा हीरो और ये जो मोटा चोनग्यून होता है वो तुरंत ही पंच हमारे हीरो पे दे मारता है। हमारा हीरो भी इसके ऊपर एक जोरदार तरीके का पंच मारता है, पर गाइस वो मारता नहीं है बल्कि सिर्फ अपने ब्लो से ही इसके पूरे के पूरे मुंह को उड़ा देता है, यानी बहुत बड़ी फोर्स इसे फील होती है आने वाली। और ये देख के हमारा हीरो कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है तुमने बहुत ज्यादा ही मेरे पे स्लो अटैक किया है और तुम्हारी जो हाथ है ना वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं। देखे ना मेरी हाथ तुम तक पहुंची, इसलिए अपने दिमाग पर जोर मत दो, बस तुम अटैक करने पर जोर दो। तुम्हारा जो अटैक है वो फास्ट होना चाहिए और तुम्हारे हाथ में ताकत होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि तो है नहीं, इसलिए तुम्हें अपने शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही शक्तियां हैं। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है जल्दी से अपने पैरों को पीछे करो और फिर इससे अटैक करने की कोशिश करो। पर गाइस जैसे ही ये मोटा पैरों को पीछे करता है हमारा हीरो भी इस पे अटैक करने वाला था और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो पागल, अगर तुम इसी तरह यहाँ पे खड़े रहे तो हो सकता है मैं तुम्हारे गोटे पर अटैक कर दूं और तुम्हारे गोटे फूट जाएं और उसके बाद मैं तुम्हारे आंखों में भी अपनी उंगलियां भोग सकता हूं। ये सुनते ही मोटा कहता है पर अंकल ये तो बहुत ज्यादा चीप टेक्निक है, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस पे हमारे हीरो कहता है बकवास मत करो, कोई भी टेक्निक चीप नहीं होती है।
अगर तुम एक फाइट के बीच में हो और तुम्हें कोई मार दे तब जाके चीप चीप करना, समझ गए ना। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो धड़ाम धड़ीम धड़ाम बहुत बुरी तरह से इस मोटे को पीट देता है और ट्रेनिंग कर दिखा देता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है मास्टर अंकल मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूं। और गाइस वहीं पे वो गिर जाता है, लेट जाता है। ये देख के हमारा हीरो सोचने लगता है मान गया मैं इस लड़के को, मैं इसे जितनी ट्रेनिंग दे रहा था ये पूरी ट्रेनिंग को किया और उसके बाद अपनी फोर्स भी दिखाई कि हाँ ये कर सकता है, ये बहुत ज्यादा ही जिद्दी लड़का है। पर इसमें एक दिक्कत है, एक डिसाइपल किसी भी चीज को अगर सीखने में एक दिन लगाता है तो ये मोटा उसको सीखने में 20 दिन लगा देगा। और इसीलिए ये मेरे ट्रेनिंग में एक रोड़ा है, एक कांटा है, इसलिए मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने खतरनाक अवतार में कहता है हे मोटे फैटी, अगर तुम आज के बाद मुझे यहाँ पर दिख गए ना तो याद रखना मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए ना, फिनिश कर दूंगा। ये सुनते ही ये मोटा बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया, मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा। पर गाइस तभी हमारे हीरो के मास्टर वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं अरे जिन्नू। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मास्टर बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। तो इस पे मास्टर कहते हैं वो लड़का कौन था। तो इस पे हमारा हीरो कहता है वो लड़का खाना डिलीवरी करने आया था, मैंने उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, पर सच में वो लड़का बहुत ज्यादा ही आलसी है और कभी भी मोटा होने की वजह से वो सीख नहीं पाएगा। इस पे हमारे हीरो के मास्टर कहते हैं पर फिर भी तुमने ट्रेनिंग दी और इसीलिए तुम मेरे स्टूडेंट हो, यही तुम्हें एक इंसान बनाता है, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता फिर भी तुमने उससे इतने सारी चीजें सिखाई। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है मास्टर ये आप क्या बोल रहे हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो बाहर जा रहा होता है और मास्टर से कहता है मास्टर खाना खा लीजिएगा। और वहीं पे बाहर जाते हुए वो कह रहा होता है कि आज वो मोटा नहीं आया है इसलिए मैं आराम से आज प्रैक्टिस कर सकता हूं। पर गाइस पीछे से एक आवाज आती है हे लड़के। और गाइस तभी हमारा हीरो उस व्यक्ति को देखता है जहां पे ये चोंगू होता है वो भी होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। ये देख के हमारा हीरो सोचता है अरे ये फिर से आ गया चोंगू। पर गाइस तभी एक और व्यक्ति को वो देखता है और उसे देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है अरे ये तो वुजिया सराइन का जॉन ह्यू है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहले जनरेशन का डिसाइपल है और अगर इज्जत में देखा जाए तो ये मेरे से काफी ऊपर है, मेरे से तो काफी ऊपर है। और ये वुजिया सराइन का एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड मास्टर है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसे मुझसे क्या लेना देना है। और ये सोचने के साथ ही गाइस हमारा हीरो कहता है अरे बड़े भाई आप यहाँ पे क्या करने आए हो। पर गाइस तभी ये जो सीनियर डिसाइपल होता है वो चिल्लाता है हमारे हीरो पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने ये सब ये किया है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है आप किसकी बात कर रहे हो। तो इस पे सीनियर डिसाइपल जिसका नाम जोंग्यू होता है वो कहते हैं क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है, क्या तुमने चोंग्यू को 7 स्टार फिश टेक्निक सिखाई है, तुम्हें पता है तुम्हारे सिखाने की वजह से उसने क्या किया। इस चोंग्यू ने एक स्पारिंग मैच में अपने अपोनेंट के पहले आंखों में भोग डाला और उसके बाद उसके अंडे पर लात मार दी, तुम्हें पता है वो बंदा एक छक्का बनते बनते रह गया। ये सुनते हमारे हीरो बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है वाह यार तुमने कमाल कर दिया। पर वहीं पे जो सीनियर डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हैं हमारे हीरो पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सेक्रेड ऐसे पवित्र जगह पे ऐसी चीप ट्रिक सिखाने का। तो इस पे हमारे हीरो कहता है अरे यार क्या तुम मुर्दों को जगाना चाहते हो, इतना तेज सुअर की तरह चिल्ला क्यों रहे हो, तुम शांति से भी तो बोल सकते हो। इस पे सीनियर डिसाइपल कहता है क्या कहा तुमने। तो इस पे हमारे हीरो कहता है अरे यार सुबह सुबह आगे मेरे कानों के बीच में तुम चिल्लाए जा रहे हो, उस पर से तुम्हें पता भी है तुम्हारा जो डिसाइपल है वो जीता है और उसके बाद जो इसका अपोनेंट था वो पूरी तरह से छक्के थोड़ी ना बना है, वो बचा हुआ है, तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो मेरे पर। जाओ जाओ, मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे डिसाइपल के साथ क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं यार। पर गाइस ये सुनने के साथ ही ये सीनियर डिसाइपल बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर हमारे हीरो की तरफ देखने लगता है और सोचता है अरे ये जिन्मू ये बहुत ज्यादा ही अच्छा और इनोसेंट बंदा हुआ करता था यार, म्यूजिन मास्टर ने इसीलिए इसे अपना डिसाइपल बना लिया और खुद वर्बल ट्रेनिंग देने लगे और तभी से ये वर्बल ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा है। तो इतनी घमंड कहां से आ गई इसके अंदर और ये अजीब गरीब तरीके से क्यों बात कर रहा है मुझसे। एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर अकेले रह रहा है इसीलिए इसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है और ये सोच रहा है कि इसने सब कुछ मास्टर कर लिया है और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्या ये घमंड में ये सब बोल रहा है। और तभी ये सोचने के साथ ही सीनियर डिसाइपल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे जो पिविलियंस हैं उनके स्टूडेंट कैसे रहते हैं, पर तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो और तुम्हारे मैं इस एटीट्यूड को नहीं देख सकता हूँ, लगता है मुझे तुम्हें टीचिंग सिखानी होगी। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है अरे अरे ये तुम क्या हायरार्ची की बातें कर रहे हो, यानी पद औहदे की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई औहदा नहीं है, मेरा मौका आ गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसे हरा देता हूँ इस सीनियर डिसाइपल को तो मेरा नाम हर जगह पे जाना जाएगा, मैं बहुत ज्यादा ही फेमस हो जाऊंगा और तब हो सकता है मैं ग्रेट डिसाइपल बन पाऊं। और गाइस तभी वो कहता है अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कि चल आजा। ये सुनते ही सीनियर डिसाइपल चिल्लाते हैं चल आजा, ये कैसा लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है अरे यार बहुत बड़ कर लिया, चलो अब लड़ाई करते हैं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो एक्शन मोड में आ जाता है और रश करते हुए अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक इस सीनियर डिसाइपल पर दे मारता है। पर गाइस जैसे ही ये सीनियर डिसाइपल इस अटैक को देखता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुका होता है क्योंकि हमारे हीरो ने डायरेक्टली ही इसके कलाई पे वार किया होता है और कलाई पर एक हेवनली एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है, अगर उस पर वार लग जाए तो आपका सारा शरीर शून्य हो सकता है, एकदम थम जाएगा। और यही हमारा
हीरो यहाँ पे करना चाहता है। ये देख के सीनियर डिसाइपल सोचता है अरे इसका अटैक ये बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ही हार्श है और एकदम डायरेक्ट अटैक है। ये नहीं लगता कि ये हेवनली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी थक के मार्शल आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। पर फिर भी मुझे इस लड़के के घमंड को तोड़ना ही होगा। ये सोचता है इसने पूरी अच्छी तरीके से ये हेवनली मार्शल आर्ट को सीख लिया है, नहीं मैं इसे दिखाऊंगा कि इसके मार्शल आर्ट में अभी भी कमी है और मैं इसके कलाइयों पर अटैक करूंगा ताकि इसको ज्यादा चोट ना लगे। पर गैस तभी ये क्या, वो ध्यान देता है कि हमारा हीरो उसके गोटों पर अटैक करने वाला होता है अपनी तलवार से और ये देखने के साथ ही वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से इसके हमारे हीरो के स्वॉर्ड को डिफेक्ट कर देता है और सोचता है अरे यार अगर इसने अटैक कर दिया होता और वो अटैक लग गया होता तब तो मेरे गोटे फट जाते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो इसके आंखों पे अपने हथियार से अटैक करता है। ये देख के ये डिसाइपल फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है और इसके अटैक को फिर डिफ्लेक्ट करता है और वो पीछे हटते हुए सोच रहा होता है अरे जिन्मू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है एक स्पारिंग जो कि मोडांग सेक्ट में हो रहा होता है उसमें कोई भी अपने शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को या तो अपने हाथों पर अटैक करके हराता है या फिर उसके पैरों पर अटैक करता है, तब जाकर हार मानी जाती है और यही एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है किसी को हराने का। पर तुम ये डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे तुम मेरे आंखों पे या फिर मेरे गोटे पर अटैक कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा ही बेशर्मी की बात है। और गाइस तभी हमारे हीरो लगातार ही इस पे अटैक करता रहता है। सीनियर डिसाइपल भी इसे डॉज करने की पूरी कोशिश करता है। पर गाइस इन सारे अटैक्स को लेते हुए सीनियर डिसाइपल सोच रहा होता है कि मैं इस जिन्मू से लड़ाई तो कर रहा हूं पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिन्मू से नहीं बल्कि किसी डार्क आर्ट के अलायंस के किसी फिल्थी डिसाइपल से लड़ाई कर रहा हूं जो कि अपने डार्क आर्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। ये कैसे हो सकता है, इसने क्या मोडांग सेक्ट की शिक्षा को नहीं सीखा। और गाइस तभी हमारा हीरो इसके कलाइयों पर अटैक कर देता है और इसके स्वॉर्ड को उछाल देता है जिसकी वजह से ये जो सीनियर डिसाइपल का स्वॉर्ड होता है वो आसमान में उड़ते हुए गिर जाता है और ये हार जाता है। पर वो हारने के बाद भी बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि हमारे हीरो ने लास्टली बीच में तो हमारे हीरो ने बहुत ज्यादा ही ट्रिक्स का इस्तेमाल किया पर लास्टली उसने हमारे हीरो के कलाइयों पर अटैक करके उसे हराया। और वही बात वो सोच रहा होता है कि जिन्मू मैंने सोचा था कि तुम डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करते हो पर तुमने आखिरी में मुझे जिस टेक्निक से हराई है वो एकदम परफेक्ट टेक्निक थी, तुम्हारी जो टेक्निक्स हैं वो भी कमाल की हैं। यही नहीं मास्टर म्यूजिन का तुम ख्याल भी रखते हो और उस पर तुम्हें उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जवान मास्टर म्यूजिन को देख रहा हूं क्योंकि जवानी में वो भी तुम्हारे जैसे ही एक कमाल के स्वॉर्ड मास्टर थे। पर गाइस तभी वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है अपने जूनियर डिसाइपल से हार कर। वो अंदर ही अंदर मन में खुश हो रहा होता है इस बात से कि उसने हारा पर उसने सही तरीके से हारा। पर गाइस तभी हमारा हीरो उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर ये जो सीनियर डिसाइपल होता है वो कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो जिन्मू, ऐसा मत करो। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो उछलते हुए इस पे बहुत बुरी तरीके से इसे पीट रहा होता है, ले मुक्के 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 मार रहा होता है इसको। ये देख के सीनियर डिसाइपल सोचते हैं अरे अब तो मुझे क्यों मार रहे हो यार, फाइट खत्म हो चुकी है अब तो मुझे मत मारो। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो हंसते हुए इसको पीटे जा रहा होता है और कहता है हा मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ कोई भी फाइट को मुक्के से खत्म करना चाहिए, तलवार से नहीं। तुम्हें पीट कर मैं अपने सारे स्ट्रेस को आज निकाल दूंगा जो मुझे म्यूजिन मास्टर से मिली है। वो मुझे हमेशा काम करवाते रहते हैं पर मैं उन्हें कभी मना नहीं कर पाता हूं। आज तुम्हें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने वाली है सीनियर डिसाइपल। और गाइस हमारा हीरो उसे लगातार ही पीटते जा रहा होता है। पर वहीं पे जो फैटी चुंगमू होता है वो हमारे हीरो की इस पिटाई को देखकर बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर डिसाइपल इतने महान है पर फिर भी हमारे अंकल ने उसे इतनी गंदी तरीके से दबा दिया अपने घुटने के नीचे और पीटे जा रहे हैं। पर फाइनली अंकल आपकी मैंने स्ट्रेंथ को देख लिया, ताकत को देख लिया। मैंने सोचा था कि आप कमजोर हो गए पर आपकी ताकत कमाल की है। आपको देख के मैं बहुत ज्यादा ही एडमायरेबल फील कर रहा हूं। पर वहीं पे हमारा हीरो इस चुंगमू से पूछता है कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो। इस पे चुंगमू कहता है अंकल बताइए तो मैं क्या करूं। इस पे हमारा हीरो कहता है जाओ इसे ले जाकर मेडिकल पिविलियन में ले जाओ और इसका इलाज करवाओ यार, जल्दी लेके जाओ। और गाइस वहीं पे चुंगमू इस सीनियर डिसाइपल को लेके जाने लगता है पर इसे जाता हुआ देखकर हमारा हीरो सोचता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने इसे हरा दिया। अब ये चुंगमू जाएगा हर जगह पे इस न्यूज को फैला देगा जिसके बाद जो एल्डर्स हैं वो इस न्यूज को सुनेंगे और मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। मैं जानता हूं कि ये जो वुडांग सेक्ट है वो डिग्निटी और फेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देता है पर फिर भी इस दुनिया के ये लोग मुरीम में ही तो रहते हैं ना। मुरीम का एक ही नियम है कि जो पावरफुल इंसान है बस उसी के आगे सब लोग झुकता है। और जैसे ही ये सारे एल्डर्स कंपटीशन के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दे देंगे वैसे ही मैं वहां पे जाके सारे के सारे जितने भी कंपटीटर्स होंगे उनको पीट पीट के अपना जो ग्रैंड मास्टर वाला डिसाइपल का औहदा है वो प्राप्त कर लूंगा और उसके बाद मुझे ट्विन कॉम्बिनेशन आर्ट मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे एल्डर्स का पिविलियन दिखा जाता है जहां पे सभी लोग गैदर हो चुके होते हैं और एक एल्डर कह रहे होते हैं कि क्या ये सच है, क्या जिन्मू ने जिंग ह्यू को हरा दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है। पर गाइस तभी एक मास्टर जिनका नाम ग्रैंड मास्टर मुग्युन होता है वो कहते हैं जरा मुझे डिटेल में बताना कि क्या हुआ वहां पे। और गाइस तभी एक दूसरे एल्डर जिसका नाम म्यूक्सुन होता है वो सारे डिटेल को दे देते हैं। ये सुनते ही ये जो म्यूग्युन नाम के एल्डर होते हैं वो कहते हैं तो तुम कह रहे हो कि जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा जो डिसाइपल है जिन्मू उसने सिर्फ सीनियर
सीनियर डिसाइपल जिंग ह्यू को हराया ही नहीं बल्कि 7 स्टेप्स डिवाइन आर्ट को ठीक भी किया, उसकी जो कमी थी उसको भी उसने इंप्रूव किया और फिर उसे हरा दिया। और इतना ही नहीं, उसने एक सेकंड जनरेशन के डिसाइपल जिसका नाम चोंग्यू है, उसके बॉडी के हिसाब से, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसे मार्शल आर्ट सिखाया, वो भी उसके बॉडी के फिटिंग के हिसाब से। तो इस पे एल्डर म्यूगसुन कहते हैं, हाँ मास्टर म्यूगुंग ये सही है, ये आप जो सुने हो ना वो एकदम करेक्ट है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है। जब से ये जिन्ह्यू यहाँ पर हमारे पास पहुंचा है मेडिकल पेविलियन में उसका इलाज करवाने के लिए, उसका इलाज तो हो गया पर तब से वो उठा ही नहीं है और बहुत कांप रहा है पिटाई की वजह से। पर गाइस तभी एल्डर्स बात करने लगते हैं, क्या सच में, क्या इतनी बुरी तरीके से उसने इसे मारा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्ह्यू के पास तो उतनी नॉलेज नहीं है कि वो किसी भी टेक्निक को चेंज कर सके या फिर किसी भी टेक्निक को बदल सके। अगर कोई भी किसी को टेक्निक को बदलना चाहता है तो उसके लिए उसके पास मार्शल आर्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके एनलाइटमेंट स्टेज पे वो पहुंच जाएगा और उसके बाद किसी भी टेक्निक को वो चेंज कर सकता है या उसे इंप्रूव कर सकता है। तो इस पे दूसरे सारे एल्डर्स कहते हैं, हाँ हाँ लगता है ये जो सेकंड जनरेशन का डिसाइपल चोन्यू है ना, वो लगता है कि जल्दीबाजी में कुछ अलग ही देख लिया था और अलग ही अनाप शनाप बोल रहा है। पर गाइस इस पे जो बड़े एल्डर होते हैं जिनका नाम म्यूक सुन होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जिन्मू को हमारी म्यूंग जिन ने सिखाया हो, क्योंकि म्यूंग जिन अपने टाइम में बहुत अच्छा बंदा हुआ करता था और उसने ही इस सेक्ट के आखिरी पिविलियन को बचाए रखा था अपनी जान पे खेलकर। और हम उस पर शक नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दिनों से सॉल्यूशन में है और हमेशा वो अपने विचारों को सबके सामने प्रेजेंट करता रहता है, तो हो सकता है अपने विचारों से ही उसने जिन्मू को सिखाया हो। हाँ हाँ बात सही है। और गाइस तभी ये एल्डर म्यूक्सुन कहते हैं कि चलो एक बार हमें चलना चाहिए, हम बहुत दिन से म्यूक जिन से मिले नहीं हैं, तो चलो उसे विजिट करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर म्यूक जिन ने अपने डिसाइपल जिन्मू को क्या क्या सिखाया है और उसके पास कौन कौन सी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। चलो चलते हैं, कल सब लोग चलते हैं वहां पर। और गाइस इसी के साथ हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहां पर ये चोन्व्यू आ जाता है अपने पूरे बैग को पैक करके और कहता है, अंकल पता है आपको जो वोनहू सराइन है ना, उसके जो मास्टर हैं जून ह्यू जिनको आपने पीटा था, उन्होंने आपके पास मुझे भेज दिया है आपसे सीखने के लिए और उन्होंने कहा है कि मुझे मन लगाकर आपसे जो जो टेक्निक आप सिखाओगे उसे सीखना है, तो मेरा स्वागत करिए, आज से मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये सुनते ही हमारे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है आखिर ये किसने डिसाइड किया? और तभी वो सोचता है, जिन ह्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार तुम मेरे हत्थे पड़ जाओ फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हल करता हूं। लगता है मैंने तुम्हारा जो पिछली बार हालत किया था ना उससे तुम्हें कोई सबक नहीं मिला है, एक बार बस एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूं। पर गाइस तभी मास्टर म्यूकजिन वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं मैंने ये डिसीजन लिया है। ये सुनते ही हमारे जो कहता है, क्या मास्टर आपने लिया है? तो इस पे म्यूकजिन मास्टर कहते हैं, हाँ कल रात में जिन ह्यू मेरे पास आया था और वो बता रहा था कि किस प्रकार से ये जो चोन्व्यू है वो तुम्हारे डिसिप्लिन में अच्छे से सीख रहा है, तो वो ये बताना चाहता था मुझे कि आज से वो तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करवाएगा इस चोन्व्यू को। और तभी हमने डिसीजन ले लिया, इसलिए आज से तुम इसके मास्टर हो, इसे अच्छे से सिखाना। ये सुनते ही हमारे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहता है, मास्टर पर मैं वो काबिल नहीं हूं, मैं एक अच्छा डिसाइपल नहीं ट्रेन कर सकता हूं, प्लीज मैं अभी मास्टर के लेवल का नहीं हूं। तो इस पे मास्टर कहते हैं, मुझे पता है तुम किस लेवल के हो, मैंने तुम्हारी सारी कहानियां सुनी कि कैसे तुमने उस जिन ह्यू को हराया, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ही प्राउड करता हूं। तुम हेवन से भेजे गए एक अजूबा हो जो हमारे मोडोंग सेक्ट के लिए बने हो, तुम हमारे मोडोंग सेक्ट को बहुत ज्यादा ही ऊपर लेके चले जाओगे। मैंने कहानियां सुनी कि तुमने कैसे उसे हराया, मैं जानता हूं कि तुमने राइटनेस के पाथ से थोड़ा भटक गए थे, यानी तुमने जिस वे में उसे हराया वो सही नहीं था, पर फिर भी तुमने हराया ना उसे। तुम्हारा जो मार्शल आर्ट था वो सच में कमाल का था। तुम्हें पता है जिन ह्यू को हराना एक आसान बात नहीं है, पर तुमने फिर भी उसे हरा दिया, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ही प्राउड हूं। हमारा हीरो कहता है, पर मास्टर फिर भी मास्टर सोचिए इसके बारे में। हमारे मास्टर कहते हैं, नहीं बस मैंने डिसीजन ले लिया, अब से तुम इसके मास्टर हो, तुम इसे सिखाओगे। वहीं पे ये जो चोन्व्यू होता है वो कहता है, मास्टर मैं आपकी शरण में हूं तो मुझे अच्छे से सिखाइएगा। फिर गाइस तभी मास्टर जाते हुए कहते हैं, हु बाय बाय, चलो मेरे किचन ड्यूटी का तुम्हारा ड्यूटी है ना अच्छे से खाना बनाना, मैं बहुत ज्यादा ही भूख लगा है मेरे को। इस पे हमारे हीरो कहता है, ठीक है मास्टर आप जाइए मैं खाना बनाता हूं। पर गाइस तभी चोन्व्यू पीछे से कहता है, मास्टर अब आप मेरे मास्टर बन चुके हैं तो बताइए मैं मास्टर अंकल का जो भी गए थे उनका मैं डिनर कैसे बनाऊं, आप क्या क्या चाहते हैं मैं सब कुछ बना सकता हूं। पर गाइस हमारे हीरो पे गुस्साते हुए कहता है, हे चोन्व्यू मेरी 3 बातें सुनो। पहली बात, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं, समझे? दूसरी बात, मैं तुमसे आज के बाद जो भी कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। और तीसरी लेकिन अंतिम नहीं, तीसरी बात, अगर मैं जब भी ट्रेनिंग कर रहा हूं तो उस समय तुम्हें अजीब आवाजें नहीं निकालनी है, जैसे वाओ ओह ये सब आवाजें नहीं निकालनी है। अगर तुमने इन तीनों में से किसी भी रूल को तोड़ा तो याद रखना मैं तुम्हारा वहीं पे काम तमाम कर दूंगा, समझ गए ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? इस पे चोन्व्यू कहता है, समझ गया मैं समझ गया। तो इस पे हमारा जो कहता है, तुम्हारी तो मोटी बुद्धि है, तो बताओ
बताओ तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात गई कि नहीं गई। तो इस पे चोनवू कहता है मैं समझ गया मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं समझ गया। तो ये सुनते हमारे कहता है ठीक है मैं मान गया कि तुम समझ गए, चलो मेरा जो काम है जितना भी ना वो कर दो। इस पे चोनवू पूछता है किस प्रकार का काम मास्टर। तो इस पे हमारे जो कहता है अरे अरे वही काम जो तुम करने वाले हो। और गाइस सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये जो चोनवू होता है वो मुर्गे पकड़ के लाया होता है, जिससे कि हमारे हीरो ने कहा होता है कि जाओ मुर्गे पकड़ के लाओ। और तभी हमारे हीरो कहता है ठीक है इन मुर्गों को काट दो। चोनवू उन्हें काट देता है। फिर हमारे हीरो कहता है इनके पंखों को उखाड़ दो। हमारे चोनवू उखाड़ देता है। फिर हमारा हीरो कहता है इसके शरीर को छील दो। चोनवू शरीर को छील देता है। फिर हमारा हीरो कहता है इसे उबाल दो। हमारे ये जो चोनवू होता है उसे उबाल देता है और तभी टन टन बन जाता है मुर्गे का सूप। पर गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि अरे वाह ये कितना ज्यादा ऑबिडेंट है, यानी कितनी ज्यादा मेरी बातें एकदम करेक्ट वे में मान रहा है बिना कोई क्वेश्चन किए। सच में ये एकदम मेरे डिसाइपल चोन व्यून की तरह ही है, एकदम वो भी इसी तरह हुआ करता था, उसको भी कोई सम्मान नहीं देता था और वो भी अपने क्लासेस से बहुत ज्यादा ही नीचे रहता था, पावरफुल भी नहीं था पर वो मेरा सबसे ज्यादा वफादार था। और तभी हमारे हीरो कहता है चलो चिकन पक चुका है ना, अब उसे म्यूजिन मास्टर के पास लेके चलते हैं। और गाइस तभी वो लोग लेके जाने लगते हैं इस चिकन को। पर गाइस तभी चुनवू कहता है कि मास्टर ये बताइए चिकन तो 10 फॉरबिडन कमांडमेंट में से है ना एक, कि उसे खाना एकदम मना है। तो इस पे हमारे जो सोचता है अरे 10 फॉरबिडन कमांडमेंट्स, हाँ यार उसमें से एक ये कमांडमेंट है कि आप कभी भी चिकन को कंज्यूम नहीं कर सकते हो। वो इसलिए है क्योंकि ये जो होली क्यूआई है और ये जो चिकन्स होते हैं ना वो शरीर के प्रोटीन को बढ़ा देते हैं और उसे ताकतवर बनाते हैं, शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। पर उसकी वजह से जो होली क्यूआई है वो मैच्योर नहीं हो पाती और वो ताकतवर नहीं हो पाती, इसलिए हमें चिकन खाना मना है। और ये सोचने के साथ ही हमारे जो चोनवू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस कभी कभी मीट खाया करता हूँ पर मैं मास्टर को डेली के रूप में मीट देता हूँ उनकी हेल्थ के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखते ही ये जो चोनवू होता है उसके लार टपकने लगती है और वो सोचता है काश मैं भी इसे खा पाता। सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो मास्टर को चिकन देता है खाने के लिए, लीजिए मास्टर खा लीजिए। इस पे मास्टर कहते हैं जिन्मू जब से तुमने कहा है मुझे चिकन खाने के लिए और जब से मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया है तब से मेरी बॉडी रिकवर अच्छे से हो रही है और मैं अब चल भी पा रहा हूँ, फिर भी पा रहा हूँ, बस तुम्हारी वजह से सब हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है अरे अरे मास्टर शुक्रिया करने की क्या जरूरत है। और गाइस वही वो एविल अवतार में सोच रहा होता है कि हाँ मास्टर जल्दी से ठीक हो जाइए, तभी तो मैं इस नर्क जैसे जगह से निकल पाऊंगा और बाहर की दुनिया में जाकर अपनी ताकत को बढ़ा पाऊंगा। पर वहीं पे मास्टर एक चिकन का जो टंगड़ी होता है वो निकाल के हमारे हीरो को देते हुए कहते हैं ये लो ये तुम खा लेना। तो इस पे हमारे हीरो कहता है नहीं 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 मास्टर आप खाइए खाइए, मेरे लिए एक प्लेट बाहर इंतजार कर रहा है जिसमें मैं और चोनवू खाने वाले हैं। ये सुनते ही मास्टर कहता है अरे एक प्लेट में 2 लोग शेयर करोगे, नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तुम लोग अभी भी जवान हो इसलिए तुम्हारी बॉडी को पावर चाहिए। पर गाइस वहीं पे हमारे हीरो कहता है नहीं नहीं मास्टर मैं बाहर ठीक है मैं बाहर खा लूंगा। पर गाइस जैसे ही हमारे हीरो बाहर जाता है अपने चिकन की दावत को खाने के लिए, वो देखता है कि जो मोटा चोनवू होता है उसने पहले ही पूरा प्लेट साफ कर दिया होता है। ये देख के हमारे हीरो कहता है अबे तूने खा लिया सारा खाना, तुझे शेयरिंग पता नहीं है क्या कि शेयर भी करते हैं खाने को। पर गाइस वहीं पे चोनवू दौड़ते दौड़ते सारे सूप को पी रहा होता है और ये देख के हमारे हीरो कहता है अबे सूप तो छोड़ दे, सूप तो छोड़ दे, तुझे पता नहीं है क्या एकदम कि अपने मास्टर को कैसे ट्रीट करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस मेरे हाथ आ जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर गाइस तभी हमारा हीरो और चोनवू सामने देखते हैं कि मूडेंग सेट के जितने भी एल्डर्स होते हैं उनके सामने आ चुके होते हैं और ये देख के दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अरे सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वो भी इतने गलत टाइमिंग पे ही इन लोग को आना था, अब मैं क्या करूं यार हमारे बहुत तगड़े लगने वाले हैं। पर गाइस तभी ये देखने के साथ ही ये जो एल्डर्स होते हैं उनमें एक एल्डर कहता है जिनवू और चांगवू तुम दोनों यहाँ पर चिकन पका रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं इस चिकन के स्मेल को दूर पहाड़ से ही सूंघ सकता था और मुझे लगा था कि तुम दोनों अपने मास्टर के अनप्रेजेंट में यहाँ पर चिकन पका रहे होगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेकार फॉरबिडन काम करने की। चलो अभी मैं मास्टर के कमरे में जाता हूँ, तुम्हारे म्यूजियम के मास्टर के कमरे में, और वहां जाकर उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे पापा की शिकायत, और फिर देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। पर गाइस तभी वो लोग अंदर जाने लगते हैं। ये देख के हमारे तो सोचता है अरे ठीक है हम लोग को डांट लो पर अंदर मत जाओ प्लीज अंदर मत जाओ। और गाइस तभी हमें दिखाया जाता है चिकन की हड्डियां जो कि ये म्यूजिन खा रहे होते हैं और ये देखकर एल्डर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूजिन। पर गाइस वहीं पे हमारे जो सोचता है अरे यार मैं तो ग्रेट डिसाइपल बनने वाला था, लेकिन अगर इन्होंने म्यूजिन मास्टर को ही यहां से अगर निकाल दिया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इस मैटर को अपने हाथ में लेना होगा। और गाइस तुरंत ही वो घुटने पे बैठ जाता है और कहता है एल्डर्स मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती है, इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है, इस सब मेरी गलती है। तो इस पे एल्डर कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने अपने मास्टर की थोड़ी सी भी चिंता की होती ना तो तुम अपने मास्टर को ये नहीं खिला रहे होते, समझ गए ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते ही हमारे तो सोचने लगता है अबे बुढ़े तू यहाँ पर एक एल्डर भी नहीं है, एल्डर का बस साथी है और तू मेरे पे इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, एक बार मुझे बस ग्रेट डिसाइपल बन जाने दे और ट्विन कॉम्बिनेशन टेक्निक को पालने दे, उसके बाद देख मैं सबसे पहले तेरे को मारूंगा। और वहीं पे ये जो एल्डर होते हैं वो म्यूजिन से कह रहे होते हैं म्यूजिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कमांडमेंट तोड़ने की, तुम्हें पता नहीं है कि ये एक पाप है, चिकन खाना एक पाप है यहाँ पे, और तुम उसी कमांडमेंट को तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम एक हर्मिट के एल्डर हो।
फिर भी तुमने इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तो गैस इस पे ये जो म्यूजिन होते हैं वो कहते हैं क्या चिकन खाना इतना बड़ा ऑफेंस है मास्टर्स? ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा ही एल्डर्स होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सुनते ही हमारे जो सोचता है मैं जानता हूं मास्टर आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं, पर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप एल्डर्स के ऊपर ऐसे चिल्ला कैसे सकते हो और आप किस प्रकार का ये फेस बना रहे हो? इस पे गाइस वहीं पे ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो कहते हैं जिन्मू तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। और चॉनव्यू तुम भी खड़े हो जाओ, तुमने भी कोई गलत काम नहीं किया है। और तभी गाइस ये जो म्यूजिन होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर्स अब देखिए मैं कैसा लग रहा हूं। और गाइस तभी ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये खड़े हो चुके हैं, इनकी बॉडी भी काफी रिकवर हो चुकी है। और तभी म्यूजिन कहते हैं कि क्या आपने मेरे बारे में कभी सोचा? मैंने अपने एल्डर्स के लिए अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया और उसके बाद मुझे बीमारी में आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया। आप सब मेरी फिक्र तो करते हैं पर कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बीमारी को दूर करने का कारण क्या है। मैंने अपने सारे साथियों को अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, फिर भी आपने मेरी चिंता नहीं की, बस मुझे अकेला इस जगह पे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जब उस म्यूजियम मोडांग उस सुप्रीम लीडर ने हमारे पर अटैक किया तो फिर जब सब कुछ तबाह हो गया था फिर भी आपके एथिक्स कहां थे? आपने अटैक क्यों नहीं किया उन सब पर और उनसे लड़े क्यों नहीं? तब आपके ये जो कमांडमेंट्स है वो कहां चले गए थे? ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि जब ग्रेट वार हुआ था और मैंने मोडांग साइड के सभी चीजों को तबाह कर दिया था, पर तब डार्क लीजन नाम की एक और अलायंस थी जो कि दोनों इस पूरी दुनिया पे खतरा थी। इसलिए मैंने यानी सुप्रीम लीडर और इस मोडांग सेक्ट के सेक्ट लीडर ने हम दोनों ने एक संधि की कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे और डार्क लीजन को पीछे ढकेलेंगे ताकि वो मुरीम पर कब्जा ना कर सके। पर जैसे ही हमने ये ट्रूस किया और ये मोडांग सेक्ट जब पूरे की पूरी तरह तबाह हो गया था लगभग, तो पूरी मुरीम के जो जितने भी सेक्ट्स थे उन्होंने मोडांग सेक्ट को बर्बादी के रूप में छोड़ दिया, उसकी कोई मदद नहीं की और अपना पल्ला झाड़ दिया। इसकी वजह से मोडांग सेक्ट और ज्यादा ही गिरती गई और यही मुरीम का नियम है, यहाँ पर सिर्फ पावरफुल व्यक्ति को ही पूछा जाता है। एक बार आपकी पावर खत्म हो जाए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा ही कमाल के हो, आपको पता है कि बातें कैसे बनानी चाहिए। चलो अब मुझे माफ करो एल्डर्स, माफ करो, मैंने चिकन नहीं खाया, ये कोई सीन नहीं है, समझ गए ना? तो चलो हम लोग को माफ कर दो और मुझे फिर से ग्रेट डिसाइपल का ओहदा प्रदान कर दो। पर गाइस वहीं पे म्यूक जिन कह रहे होते हैं कि देखिए मास्टर जब मेरे डिसाइपल ने मेरे को इतने खराब हालत में देखा तो उसने कहा कि अगर आपको अपनी वाइटैलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको चिकन खाना होगा, इसी के हिसाब से आप बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो सकते हो। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता हूं, इसीलिए मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया और आज देखिए मैं इस पूरे पेविलियन का, इस हेरिटेज का पूरे जगह को पैदल ही घूम सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति आ चुकी है। ये सुनते ही एल्डर्स बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं क्या सच में ये म्यूजिन अपने पावर को कंट्रोल कर लिया और उसे रीगेन कर लिया है, यह पूरी जगह को घूम सकता है, ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और तभी म्यूजिन कहते हैं हाँ क्या हुआ अगर मैंने एक कमांडमेंट को तोड़ ही दिया तो? आपको पता है ये जो डार्क अलायंस है वो बार बार हमारे पे अटैक करती है, हम अपने स्टूडेंट के जो कपड़े हैं वो तक नहीं खरीद पाते अच्छे से, हमें कोई से प्रोटेक्शन नहीं मिली है और हम बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे आ चुके हैं, यानी उसके अंतिम छोर पे आ चुके हैं और आप अभी भी अपने कमांडमेंट्स को मान रहे हो और आपके कमांडमेंट्स आपको क्या ही दे देंगे? आपको पता भी है इस कमांडमेंट्स की वजह से हमें कितनी झेलनी पड़ी है। तो इस पे एक एल्डर कहते हैं तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम भी इस 10 कमांडमेंट्स को छोड़ दें? क्या बकवास कर रहे हो, ये मोडांग सेक्ट का एक लौता यही स्वरूप है कि हम इसके कमांडमेंट्स को माने। क्या तुम अब ये कहोगे हमसे कि हम जाकर डार्क सेक्ट को ज्वाइन कर लें? बोलो यही कहोगे तुम अब? तो इस पे म्यूजिन कहते हैं ये कमांडमेंट्स के बारे में नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैंने कमांडमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं की कि हम उसे तोड़ दें, हमारे मोडांग सेक्ट की ये रिस्पेक्ट है। पर फिर भी सोचिए अगर एक को मैंने नहीं भी माना अपने रिकवरी को करने के लिए तो क्या ही हो गया? इस पे ये एल्डर्स लड़ने लगते हैं। पर गाइस तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं बस बहुत हुआ, सब लोग चुप हो जाओ। इस पे एल्डर कहते हैं अरे पर एल्डर देखिए हम ये सब नहीं होते हुए देख सकते हैं। इस पे जो बड़े एल्डर ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं बस बहुत हुआ, अब सब लोग यहाँ से जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। इस पे सब फिर से बकवास करने लगते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं मैंने कहा ना यहाँ से जाइए। और गाइस तभी सारे के सारे एल्डर्स वहां से जाने लगते हैं। पर वहीं पे हमारा हीरो देख के सोचने लगता है अरे यार क्या बकवास सब कर रहे हैं यार, कमांडमेंट्स ये ना कमांडमेंट्स मानो मानो ना मानो, और क्या चिकन खाना सच में इतनी बड़ी बात हो गई कि ये सब इतना लड़ने लगे? आखिर मैं क्या करूं? क्या सच में अब मुझे सब यहाँ से निकाल देंगे? क्योंकि आइडिया तो मेरा ही था ना। और गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर्स का पेविलियन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो जिन्मू होता है वो पहुंच चुका होता है और सारे एल्डर्स इससे कह रहे होते हैं जिन्मू आगे आओ। और गाइस तभी हमारा हीरो आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है चलो क्या हुआ, मैंने मीट ही तो खाया है, एक कमांडमेंट को ही तो तोड़ा है, तो आखिर कितने बड़े पनिशमेंट ये लोग हमें देख सकते हैं, चलो मैं भी देखता हूं। और गाइस तभी एल्डर कहते हैं जिन्मू तुमने 3 कमांडमेंट्स को तोड़ा है और 3 गलतियां की हैं। ये सुनते ही हमारे लोग सोचे था अबे बुड्ढो इंसानो, एक चिकन खाने का 3 गलती गिनवा दिए तुम लोग। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जो ग्रेट डिसाइपल बनने वाला जो सपना था, वो टॉप कमांडमेंट्स पाने का जो सपना था जिससे मैं अपने ड्यूअल ट्विन टेक्निक को कर सकता हूँ, चला सकता हूँ और फिर अपने डार्क आर्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो सपना रह जाएगा आज मेरा लगता है काम सच में तमाम होने वाला है। और गाइस हमारे हीरो के सोचते ही सेक्ट के सेक्ट एल्डर होते हैं वो
कह रहे होते हैं कि देखो, पहला नियम तुमने हमारे 10 कमांडमेंट्स को तोड़ा है, जो कि तुमने मीट खिलाकर अपने मास्टर को तोड़ा है। दूसरा नियम तुमने ये तोड़ा है कि तुमने अपने सीनियर डिसाइपल को, जो तुम्हारा बड़ा भाई लगेगा, उसको तुमने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और तीसरा नियम तुमने ये तोड़ा है कि तुमने इस वुडोंग सेक्ट के जो मार्शल आर्ट हैं उनमें चेंजेस किया, वो भी हमें बिना बताए, हमसे बिना पूछे, और उसके बाद उसे दूसरे स्टूडेंट को भी सिखाया और उसे गंदी गंदी टेक्निक सिखाएं कि इसे मारकर वो होता है, उसे मारकर ये होता है। तो बताओ, ये सारी तुमने जो गलतियां की हैं, क्या तुम उसके गुनाह को कबूल करते हो? इस पे हमारे तो सोचने लगता है, अरे ये बुढ़े, ये इतनी छोटी सी बतंगड़ का बात क्यों बना रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके साबित क्या करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं, मैंने जैसा कोई अपराध कर दिया हो। और तभी हमारे जो कहता है, हाँ मैंने ये सब किया है, मैं इसे कबूल करता हूं। और वहीं पे वो सोचता है, बुढ़ो एक बार मेरे हाथ में बस चम्मच आ जाने दो, मैं उसी चम्मच से तुम्हारी आंखों को निकाल कर खा जाऊंगा, समझ गए ना? और तभी ये एल्डर हमारे हीरो को सजा सुनाते हैं कि जिन्वू, तुमने जो भी गलतियां की हैं, तुमने जो 3 नियम तोड़े हैं, उनका तुम्हें सजा मिल रहा है। तो सुनो ध्यान से, तुम्हें 1 महीने की कड़ी सजा दी जाती है और उस सजा में तुम्हें 1 महीने के अंदर एक सेंचुरी को बिल्ड करना है। ये सुनते ही हमारे हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो सजा नहीं हुई, ये तो मुझे एक चीज को बस बनाने के लिए कह रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि मेरे पीठ पे थपथपा रहे हो कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं पे जो एल्डर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शैक उड़ चुके होते हैं, क्योंकि ये जो एल्डर होते हैं बड़े वाले, वो एक और बात कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी जगह पे जो मीट का कंजम्पशन है, यानी मीट खाना अलाउ कर देता हूं, सभी लोग अब इस मीट को खा सकते हैं। पर ये सुनने के साथ ही दूसरे जो एल्डर्स होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इसे इतनी हल्की सजा क्यों दे रहे हैं? इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। और आपने क्या कहा, आप मीट को अलाउ कर रहे हैं? ऐसा मत करिए मास्टर, ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है, प्लीज इसके बारे में दोबारा सोचिए। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मेरा वर्ड निकल चुका है मेरे मुंह से, अब ये वापस नहीं आएगा, सभी लोग अब जा सकते हैं। ये डिस्कशन वहीं पे खत्म होता है, जिन्वू अब तुम भी जा सकते हो। इस पे जिन्वू बाय बाय बोलता है। उसी के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही वहां पे शांत होते हैं और ये जो एक एल्डर होते हैं वो कांप रहे होते हैं हमारे ग्रैंड एल्डर के इस डिस्कशन से। पर तभी एक एल्डर जो कि मेडिसिन आर्ट में बहुत ज्यादा महारथी होते हैं वो पूछते हैं, सर ग्रैंड मास्टर, आपने क्या ये डिसीजन इस वजह से लिया है क्योंकि मीट खाने के बाद जो म्यूजिन है उसकी शरीर बहुत अच्छे से रिकवरी कर ली, इसीलिए क्या आपने ये डिसीजन लिया? तो ये सुनते ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अरे फिजिशियन एल्डर, क्या आपको इसके बारे में पता था कि म्यूजिन की तबीयत कैसे सही हुई? तो फिजिशियन एल्डर कहते हैं, हाँ मेरे को ये बात कैसे नहीं पता होगा, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है कि जिस बंदे को मुझे ठीक करना चाहिए था जिन्वू ने ठीक कर दिया। मैं बहुत पहले से ही म्यूजिन की कंडीशन को जानता था कि अगर इसे रिकवरी करनी है तो इसे मीट खाना ही होगा, पर मैंने 10 कमांडमेंट्स की वजह से इसे मीट रिक्वायर नहीं किया कि नहीं मीट तुम खाओगे तो कमांडमेंट्स टूट जाएंगे। पर किसे पता था कि जिन्वू को इस बात पता थी और उसने सही करवा दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी कमांडमेंट से ज्यादा बड़ी होती है, पर मैंने एक फिजिशियन का कर्तव्य तोड़ा है। सीन से उठता है, हमें स्वॉर्ड पेविलियन दिखाई जाती है जहां पर हमारे हीरो को ये जगह ठीक करनी होती है। हमारा हीरो इस जगह को देख के सोच रहा होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे ना आप घोड़े पर चढ़ के आ सकते हो और ना ही आप किसी तलवार को लेके अंदर घुस सकते हो। यहाँ पर सब लोग नहीं जाया करते, सिर्फ वुडोंग सेक्ट के जो बड़े बड़े महारथी इंसान हुआ करते थे वही यहाँ पर रहा करते थे। पर अब इसकी क्या हालत हो गई है। और गाइस हमें टूटा फूटा ये स्वॉर्ड पेविलियन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बेकार हो चुका होता है। हर जगह पर टूटी फूटी जगह होती हैं, 10 साल हो चुके होते हैं जंग को, पर फिर भी इसे अभी तक रिकवर नहीं किया गया होता है। और गाइस तभी चोनमू कहता है, मास्टर ये देखकर आपको अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि हमने जो सीनियर डिसाइपल्स हैं हमारे और जो जूनियर डिसाइपल्स हैं, मीटिंग में जो एल्डर मास्टर है उन्होंने कहा था उन सबसे कि हमारी मदद करेंगे यहाँ पर आकर, पर हम यहाँ पर किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है वो सब चलते हैं हमसे। और तभी गाइस हमारा हीरो बताता है कि जितने भी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के जो डिसाइपल्स हैं ना वो बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझ जैसा जिन्हू जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, उसके लिए कोई काम क्यों करेगा। वो खुद में ही बहुत ज्यादा ही घमंड में होंगे, पर फिर भी जब उनको ये बात पता चली होगी कि मैंने कमांडमेंट्स नियम तोड़ दिए फिर भी मुझे सजा नहीं मिली, उसके बाद मैंने उनके सीनियर ब्रदर जिन हो को हराया फिर भी मुझे कोई सजा नहीं मिली, और उसके बाद यहाँ तक कि मुझे पेविलियन सही करने का भी मौका मिल गया, मुझे शाबाशी मिली, ये सुनकर ही उनके हर जगह से खून निकल रहा होगा। बस तुम लोग रुक जाओ, एक बार अगर मैं मास्टर्स का डिसाइपल बन गया ना उसके बाद देखना मैं तुम सबकी क्या हालत करता हूँ। ये देख के चोनमू कहता है, अरे मास्टर आप किलिंग इंटेंट क्यों निकाल रहे हैं अपने अंदर से। और तभी हमारा हीरो कहता है, चोनमू अभी चलो हमें बहुत ज्यादा जरूरी काम करना है। इस पे चोनमू कहता है वो क्या है मास्टर। तो गाइस हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो का जरूरी काम और वो होता है खाना खाना। गाइस हमारा हीरो पहले दिन बहुत ज्यादा ही सुअर के मांस को खा के बिताता है, दूसरे दिन वो मुर्गी के मांस को खाता है और तीसरे दिन खरगोश के मांस को। पर गाइस तभी 3 दिन बीत चुके होते हैं ये लोग के बस खाने पीने और मौज मस्ती में। इस पे चोनमू पूछता है, मास्टर क्या ये सही चीज है, हम कोई काम भी नहीं करे बस यहाँ पे हम खाए जा रहे हैं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, अबे पता है तुमको 30 दिन मिले हैं हमें इस पेविलियन को ठीक करने में, तो तुम्हें लगता है इतना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा इसे ठीक करने में? नहीं, कुछ ही दिन में मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर हमें टाइम भी तो काटना है। 30 दिन का हमें रहने का यहाँ पे सजा मिला है तो 30 दिन कैसे जाएंगे, इसलिए मौज मस्ती
जरूरी है। पर गाइस तभी हमें चौथा दिन दिखाई देता है जहाँ पे हमारा हीरो कंकड़ मार रहा होता है पानी में और बहुत ज्यादा ही बोर होकर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है चोनवू कहाँ गया यार, उतने देर से उसे भेजा है कि जाओ मीट लेकर आओ, पर वो तक आया क्यों नहीं। पर गाइस तभी चोनवू आ जाता है और कहता है अंकल देखिए मैं किसको लाया हूँ, ये है ब्रदर चुंगसेंग और ये आपसे मिलना चाहते थे। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है ये लड़का ये काफी लंबा है और दिखने में भी काफी खूबसूरत है, पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी हमारे हीरो पूछता है ये मुझसे क्या जानना चाहता है। इस पे ये जो चुंगवू होता है वो कहता है देखिए मेरा ये जो भाई है ना चुंगसेंग, वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुमने ये सब टेक्निक्स कहाँ से सीखी और कैसे सीखी। वो चाहते थे कि मैं भी उनको वो टेक्निक सिखाऊं, पर मैं उन्हें बता नहीं पाया कि टेक्निक कैसे सिखाते हैं। मैं उस टेक्निक को कर तो सकता हूं पर बता नहीं सकता। इस पे हमारे जो सोचता है ऑफ कोर्स तुम उसे नहीं बता सकते हो, वो मेरे द्वारा सिखाई गई है और उसके लिए बहुत ज्यादा ही एनलाइटमेंट की जरूरत पड़ती है। पर ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा ही शेडी पर्सन लग रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है। और गाइस तभी ये जो चोमू होता है वो पूरी डिटेल देने लगता है कि देखिए ये जो मेरे ब्रदर है ना चुनसेंग, वो हर एक टेक्निक को करना अच्छे से जानते हैं। इन्होंने फ्लोटिंग स्वॉर्ड क्राफ्ट में 5वें रिल्म को पार कर लिया है और उसके बाद ये क्लास के सबसे अच्छे डिसाइपल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी हैं। पर गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो इस पे गुस्साने लगता है, ये चुनसेंग ये अपने बारे में मेरे सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता है, मैं इसका सीनियर हूं और ये दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन दिलवा रहा है, अपने कमजोर पे ये हक जमा रहा है, ये बहुत ज्यादा दुष्ट है, बस मुझे मौका मिलने दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी ये चुनवू और ज्यादा इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है कि हमेशा ही चुनसेंग ब्रदर को कोई ना कोई काम मिलता रहता है, क्योंकि इनके सीनियर्स इससे हमेशा काम करवाते रहते हैं, हो सकता है इसलिए करवाते हो क्योंकि ये दूसरे फैमिली से आते हैं। पर गाइस ये सुनने के साथ ही चुनसेंग चिल्लाता है चुनवू बस तुमने बहुत बता दिया मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में मत बताओ। ये सुनते ही चुनवू कहता है मुझे माफ कर देना ब्रदर, मैंने ध्यान नहीं दिया। और गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है हो सकता है ये बहुत ज्यादा ही निचली फैमिली से आता है और इसके सीनियर डिसाइपल जितने भी हैं ब्रदर्स हैं वो बहुत ज्यादा ही ऊंचे फैमिली से आते हो, इसीलिए बहुत ज्यादा ही इसे हरासमेंट सहने को मिलती है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी अंदर की फीलिंग, पर फिर भी यार ये सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद है, फिर भी यहाँ के जो डिसाइपल्स हैं वो घमंड रखते हैं अपने अंदर, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट अगर ये सब घमंड रखते हैं और मैं इन्हें पसंद नहीं करता तो मैं इन्हें अपने हिसाब से बदल तो सकता हूं, मैं इस पूरे के पूरे सेक्ट को बदल दूंगा। और गाइस तभी हमारा ये चुनवू से कहता है कि चुनवू वक्त आ चुका है कि जब इस सेंचुरी को साफ करें और एक नया नवेला सेंचुरी बना के दें, तो चलो सबसे पहला काम है कि इस बड़े से पत्थर को यहां से हटाओ। ये सुनते ही चुनवू कहता है अरे पर मास्टर हमने तो सोचा था कि आप बोल रहे थे कि हम बस यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, खाए पिएंगे और चले जाएंगे, अभी वक्त नहीं आया है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है वक्त नहीं आया क्या कह रहे हो, अब वक्त आ चुका है, तो चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। तो इस पे चोंग्यू कहता है पर मास्टर ये एक पत्थर नहीं है बल्कि ये तो चट्टान है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। पर गाइस वहीं पे ये जो चुनसेंग होता है वो सोच रहा होता है कि अरे क्या इस मास्टर का दिमाग खराब हो गया है क्या, इस बड़े से पत्थर को उठाने के लिए या तो आपके पास बहुत अच्छा कोई मार्शल आर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास खतरनाक पावर होनी चाहिए, तभी जाके आप इसे उठा सकते हैं। और ये चुंगवू अपने जिंदगी में कभी भी इसे नहीं उठा सकता है, आखिर ये मास्टर सोच क्या रहे हैं। और वहीं पे गाइस फिर ये जो चुंगवू होता है वो तुरंत ही इस बड़े से चट्टान को उठाने लगता है, पर वो गाइस उठाते उठाते बहुत ज्यादा ही उसकी कमर में दर्द होता है और वो पटक देता है पत्थर को वापस से। वहीं पे ये जो चुनसेंग होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है मुझे लगा था आज मैं कोई चमत्कार देखूंगा पर कुछ नहीं दिखा मुझे। और वहीं पे गाइस हमारे चुनसेंग को हंसता हुआ देखकर हमारा हीरो सोचता है तुम हंस रहे हो, चलो ठीक है कुछ तुम्हें मैं अमेजिंग दिखाता हूं और तुम्हारे इस हंसी को तोड़ता हूं। और गाइस तभी हमारा हीरो चुनवू के पास पहुंच जाता है और चुनवू से कहता है चुनवू चलो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इस पे चुनवू पूछता है कैसा ट्रिक मास्टर। तो इस पे हमारा हीरो कहता है देखो सबसे पहले इस बोल्डर को पकड़ने के लिए अपने घुटने झुकाओ और अपने पैरों को जो एड़ियां हैं उनके बगल में कर लो और दोनों पैरों को इस बोल्डर के बीच में फंसा लो और अब इसे जोर से उठाने की कोशिश करो। और गाइस ये सुनने के साथ ही ये जो चुंगवू होता है वो तुरंत ही इस बड़े से पत्थर को उठा देता है और जोर से उठाने के बाद पूरी ताकत के साथ इसे पानी में फेंक देता है। और ये देख के चुंगवू और चुंगसेंग दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहीं पे चुंगवू कह रहा होता है अंकल देखिए मैंने कर दिया, पर चुंगसेंग सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिना सिर्फ किसी एनर्जी के सिर्फ फॉर्म चेंज करने के साथ ही इसने उस बड़े से बोल्डर को बड़े से पत्थर को उठा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे हमारा हीरो इसकी रिएक्शन को देख के सोच रहा होता है बच्चे तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें पता है मैंने अपनी क्यूआई पावर को इस चुंगवू के बॉडी के अंदर डाल दिया था जब ये बड़े से बोल्डर को उठा रहा था और इसको ये बात पता भी नहीं और तुम भी मेरे क्यूआई को देख थोड़ी ना पाओगे, इसी वजह से इस बड़े से पत्थर को ये उठा पाया। और चुंगसेंग अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो तुम बहुत ज्यादा ही सरप्राइज होने वाले हो। और गाइस तभी हमारा हीरो चुंगवू से कहता है कि जाओ चोंगवू बहुत सारे रैबिट्स पकड़ कर आओ। और गाइस तभी हमारा हीरो और ये जो चोंगवू होते हैं वो तुरंत ही बहुत सारे रैबिट्स को पका के खाने लगते हैं, जहाँ पे चोंगवू कहता है मास्टर ये कमाल के टेस्ट आ रही है इससे। और तभी हमारा हीरो चुनसेंग से पूछता है कि क्या तुम भी खाना चाहोगे, ये लो खा लो। तो इस पे ये चुनसेंग मना करता है और कहता है आखिर आप इस कमांडमेंट्स के नियम को कैसे इग्नोर कर सकते हो, आपको पता है
ये वुडांग सेक्ट का नियम है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अब ये नियम बदल चुका है यार, तुम्हें पता नहीं है क्या? खा लो, इसे खा लोगे ना तो तुम चुनवू से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। ये सुनते ही ये जो चुनसैंग होता है वो थोड़ा शर्माता है, क्योंकि इसके पेट में बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही होती है खाने के लिए। पर तभी वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। ये देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और सोचता है अरे चुनसैंग ये तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट लड़का है यार, ये अपनी भूख को कंट्रोल कर पा रहा है, वाह। पर चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे एक एक करके इस पूरे वुडांग सेक्ट को ही बदल दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ की कमांडमेंट्स को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मुर्गे खाने के साथ साथ, मीट खाने के साथ साथ कुछ दिन बाद लोग अल्कोहल भी पीने लगेंगे, और अल्कोहल पीने के बाद लोग लड़कियों के साथ, औरतों के साथ मजे भी करने लगेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मजा आने वाला है और धीरे धीरे सब जगह पे करप्शन फैल जाएगा। जो वुडांग सेक्ट के जो एल्डर्स हुआ करते थे, जो बंदे हुआ करते थे, वो आज तक सिर्फ पानी और रस को पीकर ही अपनी जिंदगी काटा करते थे। पर सोचो अगर वो अल्कोहल पीने लगे तो सोचो क्या होगा, यहाँ का पूरा जगह ही चेंज हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये वुडांग सेक्ट पूरी तरह से करप्ट हो जाएगी। और अब मुझे पता चल चुका है कि मैं उस 2 कॉम्बिनेशन आर्ट को पाने के बाद अपने डार्क आर्ट्स का कहाँ इस्तेमाल करूंगा। मैं इस पूरे वुडांग सेक्ट को करप्ट कर दूंगा। मुझे अब एक रास्ता दिख रहा है, मैं 2 डिविनिटी आर्ट का इस्तेमाल करूंगा और अपने तरीके से इस पूरे वुडांग सेक्ट को चलाऊंगा। मैं हर एक बंदे को करप्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद इस दुनिया को मैं पूरी तरह से अपने वे में मोड़ दूंगा। सब लोग सोचेंगे कि सब लोग सही है, पर फिर भी सब लोग करप्शन हो जाएंगे। और उसके लिए मुझे अच्छे अच्छे लॉयल सबऑर्डिनेट चाहिए, और चुनसैंग तुम मेरे सेकंड लॉयल सबऑर्डिनेट बनोगे। और धीरे धीरे सबसे पहले मैं तुम्हें करप्ट करना स्टार्ट करूंगा। और गाइस तभी हमारा हीरो चुनवू से कहता है कि चुनवू चलो चुनसैंग के साथ थोड़ी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही चुनवू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहता है और कहता है मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है चुनसैंग ब्रदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को सीख चुका है और उन्हें मास्टर कर लिया है। इस पे हमारा हीरो कहता है कौन से मार्शल आर्ट मास्टर कर लिया है, जरा मुझे भी तो बताओ। तुम कर सकते हो चुनसैंग, तुम जीत सकते हो, समझ गए ना, तुम इसे हरा सकते हो। ये सुनते ही वहीं पे जो चुनसैंग होता है वो चुनवू को देख के गुस्साते हुए सोच रहा होता है क्या ये चुनसैंग मुझसे जीतेगा? ये चुनसैंग जो कि अभी जस्ट अपने सेकंड क्लास ब्रदर्स में आया है और सीख रहा है ट्रेनिंग को, ये मास्टर से थोड़ी बहुत टेक्निक सीख लिया होगा, पर इसको लगता है सच में कि ये मुझसे जीत सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल हूं और सेकंड क्लास डिसाइपल के सबसे ऊपर लेवल पे आता हूं, जहां पे मैंने बहुत सारी टेक्निक को मास्टर कर रखा है और मास्टर कह रहे हैं कि चुनसैंग मुझसे जीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी वो मास्टर से कहता है मास्टर क्या आप सच में सोचते हैं कि चुनवू मुझसे जीत पाएगा? आपको पता भी है सेकंड क्लास डिसाइपल में मैं सबसे ज़्यादा ही ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत सारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स हैं। मैं जानता हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास मास्टर से इतना अच्छा नहीं लड़ पाऊंगा, पर मैं फिर भी चोंगू से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैं इसे मारूं, अगर मैं इसे छू भी दिया ना तो ये वहीं पे काम तमाम हो जाएगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ बेशक ये लड़ सकता है तुमसे और तुम्हें हराएगा। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चुनसैंग मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो जिस पे कोई भी रस्सी नहीं है, यानी तुम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो और तुम मुझे एक रस्सी बनाना चाहते हो, एक जरिया बनाना चाहते हो। पर मैं बता दूं मैं किसी के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता हूं, मैं सबको यूज करता हूं, ना कि कोई मुझे यूज कर सकता है। तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो तो चलो दिखा देने दो कि मैं जो कि किसी को यूज करता हूं तो कैसे यूज करता हूं। और मैं चोनवू को यूज करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा चोनवू का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे गाइस चोनवू अपने आप को डेस्परेट तरीके से कह रहा होता है मास्टर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं, मैं नहीं जीत सकता। और गाइस इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पे ये जो चुनसैंग होता है वो तुरंत ही लकड़ी की एक ब्रांच को उठाता है और उसे घुमाते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको बता दूं मेरे जो तलवार है ना उसकी कोई आंखें नहीं है, ये किसी को भी जख्मी कर सकती हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है अरे तुम तो ऐसे डायलॉग मार रहे हो जैसे तुम कहीं के बहुत बड़े मास्टर हो, चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। ये सुनते ही चुंगू कहता है पर ब्रदर मैं आपका छोटा भाई हूं यार, आप मेरे पर अटैक कैसे कर सकते हो? वहीं पे हमारा हीरो कहता है कि ये बताओ ये जो तुम्हारी तलवार है क्या तुम इसे बस शो ऑफ के लिए रखे हो, इसे यूज नहीं करोगे या तुम्हें यूज करना नहीं आता? तो इस पे चुंगसैंग कहता है मास्टर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या आपको कमांडमेंट्स के बारे में नहीं पता? उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के खिलाफ एक असली स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पे हमारे कहता है अबे यार फिर से तुम लोग कमांडमेंट की बातें करने लगे। इस पे ये चुंगसैंग कहता है अरे क्यों ना करें हम कमांडमेंट की बातें। वहीं पे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखिए चुंगू कहता है अरे यार मुझे डर लग रहा है मास्टर क्या होने वाला है मेरे साथ। वहीं पे हमारा हीरो कहता है चुंगसैंग बाद में तुम पछताना नहीं कि तुमने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। चलो ठीक है अब असली लड़ाई की बारी आती है तो स्टार्ट करते हैं। वहीं पे गाइस हमारा हीरो चोंगवू को अपने आइडिया के बारे में बताता है कि चोंगवू तुम्हें याद रखना है, तुम्हें ये प्लान को यूज करना है। और गाइस हमारा हीरो इसके कान में सारे प्लान्स बता देता है। ये देख के चुंगवू कहता है पर मास्टर मैं इस प्लान को कैसे यूज कर सकता हूँ, ये प्लान इम्पॉसिबल है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है क्या तुम मुझे भरोसा नहीं करते हो? तो इस पे चोंगवू कहता है मैं भरोसा करता हूँ मास्टर। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तो जल्दी करो, अगर तुमने इसे नहीं हराया आज ना तुम जान लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर आज तुम नहीं जीते ना तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदगी भर एक भी निवाला मीट का नहीं खाने दूंगा। ये सुनते ही ये मोटा चोंगवू सोचने लगता है क्या जिंदगी भर मुझे एक भी निवाला मीट का नहीं मिलेगा खाने को? नहीं ये नहीं हो सकता।
और गैस तुरंत वो बहुत ज्यादा ही एनर्जी में आ जाता है और कहता है मास्टर आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आज मैं इसे हरा दूंगा। ये कहने के साथ ही गाइस वो तुरंत ही अपने बियर वाले स्किल को यानी भालू वाले स्किल को इस्तेमाल करता है और एक पैटर्न के साथ इस चुंगसेंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर चुंगसेंग सोचता है ओ तो तुमने बियर स्किल का इस्तेमाल किया है, पर बंदे इस स्किल का एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न तुम चेंज करते हो तभी जाकर तुम मुझ पे अटैक कर सकते हो, तो इसका मतलब मुझे बस उस पैटर्न के चेंज होने का इंतजार करना है और फिर मैं तुम पे अटैक करूंगा। और गाइस तभी चंगसुक को वो मौका मिल जाता है और तुरंत ही वो अपने लकड़ी से हमारे इस चोनवू पे अटैक कर देता है। पर गाइस तभी ये क्या, वो ध्यान देता है कि उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। पर गाइस तभी ये क्या, ये जो चोनवू होता है वो तुरंत ही अपने जोरदार किक को इस चुंगसेंग पे दे मारता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है अरे जब मैंने अपने लकड़ी से इस पे अटैक किया तो इसने तुरंत ही अपने डंकी स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए रोल करने लगा और तुरंत ही अपने हेवनली किकिंग का इस्तेमाल करके मुझे लात मार दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुडंग जैसे सेक्ट का एक नोबल बंदा इस डंकी स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। डंकी स्टेप्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक डंकी के रोलिंग की तरह दिखते हैं और इसीलिए कोई भी नोबल सेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करती है, पर ये चोनवू उसका इस्तेमाल कर रहा है। आखिर ये बेशर्मी की किस हद तक जा सकता है। और गाइस तभी ये चोनवू अपने डंकी रोल का इस्तेमाल करते हुए लगातार इस चुंगसेंग पे अटैक करता रहता है, पर वो इसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता क्योंकि अटैक अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी वो अपने हाथों से अटैक करता है तो कभी पैरों से अटैक करता है और फिर उसके अगल बगल गोल 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 घूमकर वो अटैक करता है। पर ये देख के चुंगसेंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है कि अरे अब मैं क्या करूं, क्या सच में ये हमारे अंकल यानी मास्टर का टेक्निक सिखाया हुआ है। लेकिन ये सिखाया हुआ है, अगर ये स्ट्रेटजी उनकी है तो एक कमाल की स्ट्रेटजी है। और वहीं पे हमारा चोंगवू सोच रहा होता है मैं कर सकता हूं, मैं इसे हरा सकता हूं। पर गाइस तभी वो हमारे हीरो की बातें याद करता है जहां पे हमारा हीरो उसके कान में बता रहा होता है कि तुम्हें लगातार डंकी रोल का इस्तेमाल करते रहना है, तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ये परेशान न हो जाए और फिर हर जगह पे इसके अटैक भी करते रहना है। और जैसे ही ये जो चुंगसेंग है वो परेशान हो जाएगा तो वो अपनी सारी शक्तियों को अपने स्वॉर्ड में डालेगा और तुम्हारे ऊपर अपने स्वॉर्ड टेक्निक से एकदम तेजी से अटैक करने के लिए आगे आएगा और तभी तुम्हें मौका मिलेगा इस पर अटैक करने का। और गाइस तभी ये जो चुंगसेंग होता है वो अपने स्वॉर्ड से हमारे इस चोनवू पर अटैक करने के लिए आता है अपने पूरी पावर से और तभी चोनवू इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही अपने आयरन रश नाम की स्किल से एक जोरदार धक्का दे मारता है जिससे कि चुंगसेंग का जो लकड़ी का स्वॉर्ड होता है वो टूट जाता है और इसी के साथ गाइस चोनवू जीत जाता है। ये देख के चुंगसेंग सोचने लगता है अरे क्या मैं हार गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूं, क्या मैं डंकी रोल से हार गया। पर गाइस तभी वहीं पे हमारा हीरो चिल्लाता है अरे बेवकूफ कहेंगे, तुमसे मैंने कहा था ना कि डंकी रोल का इस्तेमाल अंत तक करते रहना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लकड़ी पर कूदने की। सोचो अगर क्या होता, अगर ये एक रियल स्वॉर्ड होता तो तुम्हें चोट लग जाती। पर गाइस तभी ये जो सुन के चुंगसेंग होता है वो आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि अरे चुनवू तो जीत गया, फिर भी इसके मास्टर इसको इतना ज्यादा डांट क्यों रहे हैं। और तभी हमारे हीरो कहता है सोचो अगर क्या होता, अगर ये रियल स्वॉर्ड होती तो सीधे तुम्हारे गर्दन में ये घुस चुकी होती, तुमने ये अटैक सही नहीं किया, समझ गए ना, तुम्हें लगता है एक और टीचिंग की जरूरत है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खूब ज्यादा ही पीटूंगा। पर गाइस तभी ये देखकर चोंगसेंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा होता है और बहुत अच्छे से हमारे हीरो के बारे में सोच रहा होता है कि सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये एक थग की तरह एक्टिंग कर रहे हैं और फिर ये मेरे से भी अच्छे से एक्ट नहीं कर रहे थे, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इनको अपने डिसाइपल्स अपने शिष्यों की चिंता है और इसीलिए वो इस चुनवू को बहुत ज्यादा ही मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें मीट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इनके मन में बहुत ज्यादा ही अच्छी श्रद्धा है और अच्छा दिल है। ये मेरे बाकी सीनियर्स की तरह नहीं है जो कि हमेशा मेरे से काम करवाते रहते हैं और मुझको नीच जात का समझते हैं। इसी वजह से मैं इनको अब एडमायरेबल करने लगा हूं, इनकी इज्जत करने लगा हूं। अंकल सच में आप बहुत ज्यादा ही कमाल के हो। वहीं पे हमारे रोज चुनवू को लेके जा रहा होता है, वो भी कान पकड़ते हुए कि चलो आज तुम्हें मीट बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वो वहां से चला जाता है। गाइस तो गाइस सीन हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर देखिए मैंने यहाँ की जो ब्रिज थी उसे सही कर दिया है, पाउंड का जो जितना भी पत्थर टूटे थे वो भी ठीक कर दिया है और ब्रिज को भी ठीक कर दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है लगभग। तो गाइस ये बोलने वाला बंदा चुंगसेंग होता है ना कि चुनवू, और ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो रहा होता है। वहीं पे चुंगसेंग कह रहा होता है कि देखिए मास्टर मैंने मीट का भी इंतजाम कर दिया है और अभी से खाने में बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। वहीं पे चुनवू कहता है अरे बिग ब्रदर आप सबसे अच्छे हो। तो इस पे चुंगसेंग कहता है मास्टर आपको पता है ये सब बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ रहे थे इसलिए मैं बस 2 ही पकड़ पाया, पर मास्टर मैंने सुना है कि ये खाने में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं इसलिए चलिए इनको पका के खाते हैं। ये देख के हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है कि आखिर इस चुंगसेंग को क्या हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हुआ करता था पर इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, क्या करप्शन की जो भीड़ है इसके अंदर इतनी जल्दी घुस गई है,
कि ये इतना ज़्यादा करप्टेड हो गया है, इसे मीट खाना भी अब बहुत ज़्यादा ही पसंद हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक बंदा इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। वहीं पे च्यूंग और चुनवू इन दोनों पीजेंट को पका के खाने लगते हैं और कहते हैं वाह ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे यार ये इतना कैसे बदल सकता है, मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा ही खुश तो हूँ पर मुझे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे तो गुस्सा होना चाहिए ना। पर गाइस तभी ये जो च्यूंग होता है वो कहता है मास्टर ये सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, अब मैं समझ गया इस चुनवू की शक्तियाँ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई, ये चिकन खाने से मीट खाने से ही बढ़ी हैं। पर मास्टर मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं? तो इस पे हमारे तो सोच सकता है ओ तो तुम यहाँ पे पहले से ही कोई षड्यंत्र रच के आए हो, यानी तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे तभी तुम मेरी इतनी वाहवाही कर रहे हो, ठीक है बताओ। और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ बोलो बोलो। और तभी ये च्यूंग कहता है कि मास्टर मेरे जो स्वॉर्ड क्लाउड स्टेप्स है ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, उसके 5वें रिल्म को पार करने में, यानी उसके 5वें स्टेप को मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। क्या आप मुझे भी कोई पॉइंटर्स दे सकते हैं, यानी कुछ ज्ञान दे सकते हैं अपना? इस पे गाइस हमारा हीरो तुरंत कहता है अरे यार मेरे गले में दर्द हो रहा है, लगता है मीट मेरे गले में फंस गई है, क्या मुझे पानी मिल सकता है थोड़ा? और गाइस ये सुनते ही ये जो च्यूंग होता है वो दौड़ते हुए जाता है कि जल्दी चलो मुझे मास्टर के लिए पानी लेके आना है। और गाइस सच में यहाँ पर हमारे हीरो के वो तलवे चाट रहा होता है, हर एक बात मान रहा होता है सिर्फ बहुत सारी टेक्निक्स पाने के लिए। ये देखने के साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश रहा होता है कि वाह धीरे धीरे करके मैं तुम्हें और ज्यादा ही करप्ट कर दूंगा और उसके बाद तुम मेरे एक अच्छे गुलाम बन जाओगे च्यूंग। सीन शिफ्ट होता है गाइस, वहीं पे हमें योन हुआ एक पिविलियन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ज्यादा ही गुस्सैल एल्डर कह रहे होते हैं क्या क्या कहा तुमने, वो च्यूंग और वो जो चुनवू है वो दोनों भी करप्ट हो चुके हैं और मीट खा रहे हैं जिनमू के साथ, जिनमू तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस पे यहाँ पे गाइस इसका डिसाइपल दिखाया जाता है जिसका नाम जीनिए होता है और ये भी फर्स्ट रैंक डिसाइपल होता है इसी योनवा पिविलियन का। और ये भी कह रहा होता है हाँ मास्टर ये देखिए ना सबसे पहले चुनवू करप्ट हुआ, अब जाकर ये जो जिन सैंग है वो भी करप्ट हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। तो इस पे मास्टर कहते हैं हाँ मैं उस जिनमू को छोड़ूंगा नहीं, पहले उसने कमांडमेंट्स को तोड़ा अब वो खुलेआम मीट खा रहा है और लोगों को दिखा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर गाइस तभी ये जो जिन्नी होता है वो कहता है आपको पता है ये जो चुनवू है ना जब से चुनवू ने जिन सैंग को हराया है ना तब से जाकर वो भी मीट खाना स्टार्ट कर दिया है। पर गाइस ये सुनते ही ये जो एल्डर होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि क्या चुनवू ने जिन सैंग को हरा दिया, पर उसने कैसे हराया जिन सैंग को? तो तभी ये जिनिए कहता है आपको पता है हमारा जो सबसे शेमफुल मार्शल आर्ट होता है ना उसको इस्तेमाल किया जिन सैंग को हराने के लिए, ये कितना शेमफुल है मास्टर, हमें जिन सैंग का बदला लेना होगा। ये सुनते ही ये एल्डर बहुत ज्यादा ही सोच में चले जाते हैं कि अरे ये कैसे पता हो गया। स्वॉर्ड क्लाउड स्टेप्स का जो सबसे बड़ा वेनरेबिलिटी है यानी उसकी कमी है वो ये है कि अगर आपको डंकी स्टेप्स रोलिंग आती है तो आप उसे आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि जो क्लाउड स्टेप स्वॉर्ड है ना वो ऊपर ऊपर वार करती है, नीचे का वो कुछ नहीं सीखती है। पर जो डंकी रोलिंग स्टेप्स हैं वो सिर्फ नीचे अटैक करते हैं। आखिर जिनमू के पास कितनी ज्यादा नॉलेज है यार, उसे ये बात कैसे पता हो गई? क्या सच में म्यूंगजिन ने उसे ये सब सिखाया है? मैंने सबसे पहले सोचा था कि म्यूंगजिन एकदम ख्याल रखता है इसका जिनमू का और जिनमू भी म्यूंगजिन की बहुत ही इज्जत करता है, पर अब मुझे लग रहा है कि जिनमू को सच में एक अच्छी टैलेंट टीचिंग मिली है, वो हेवेंस में एक ब्लेसिंग है हमारे इस मोडोंग सेक्ट के लिए। और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है एल्डर। पर तभी जिनिए कहता है क्या मैं जिनमू को यहाँ पर लेकर आऊं, हमें उसे सजा देनी होगी मास्टर। तो इस पे मास्टर कहते हैं ये सब छोड़ो, अभी पहले हमें चुंगयांग गिल्ड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचना होगा। जाओ उनके जो मास्टर आ रहे हैं उनसे जाकर तुरंत मिलो और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस है वो तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। जिनिए तुम्हें उनसे अच्छे से बात कर सकते हो। इस पे जिनिए कहता है पर मास्टर हमें अभी जिनमू के सजा की बात करनी होगी, मैं उससे बाद में देख लूंगा। इस पे मास्टर कहते हैं उसे छोड़ो, अभी भूल जाओ, अभी